चलो ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। लेट्स स्टार्ट द सेशन। बीच में अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट अर्जेंट कॉल आए तो आप मतलब थोड़ा बाहर जाके साइड होकर के वो कॉल ले सकते हो। और लास्ट सेशन के थोड़े से रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। हमने जो पहला सेशन किया था उसमें बेसिकली हमने देखा था कि रिटेल आइडेंटिटी क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, व्हाई ब्रांड्स इन्वेस्ट इन रिटेल आइडेंटिटी। प्रीमियमनेस की जो हम बात करते हैं, प्रीमियमनेस को हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था कि प्रीमियमनेस क्या होती है, क्यों होती है। और उसके अलावा हमने ब्रांडिंग मटेरियल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने फ्लेक्स, विनाइल, दो मटेरियल के बारे में और सनबोर्ड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो उससे रिलेटेड थिंक होगा, अपने को थोड़ी मेमोरी होगी उसकी। अच्छा गुरविंदर, आप बता सकते हो कि ये जो मटेरियल होते हैं इसमें विनाइल की क्वालिटी किन किन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है? किसे? अच्छा, हाँ, तो विनाइल की अमित जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि नहीं पुनीत, तुमसे पूछ रहा हूँ गुरविंदर। तुमसे सब बताइए। सोचो और बताओ। बताओ कैसे बताओ? पीछे हो जाते हैं, आगे कर दें साक्षी को और गुरविंदर को और उनको। विनाइल की क्वालिटी किस चीज पे डिपेंड करती है गुरविंदर? साक्षी, गुरविंदर, आप दोनों के लिए ओपन क्वेश्चन है। विनाइल जो होता है, कैसे अच्छा विनाइल और बुरे विनाइल में क्या चीज का डिफरेंस होता है? अच्छा एक काम करते हैं, तो ऐसा करते हैं कि ये जो गुरविंदर नहीं बताना आपको, साक्षी आपको भी नहीं बताना। सर याद नहीं आ रहा एकदम से। हमने विनाइल जो होता है उसकी जो क्वालिटी होती है इसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी एडेसिव क्वालिटी क्या है, ठीक है, और उसका जो कलर है पिगमेंटेड विनाइल के केस में कि कलर का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, इसकी जो फ्लेक्स होता है टिपिकली क्या प्राइस रेंज में आता है साक्षी? जो फ्लेक्स होता है फ्लेक्स फ्लेक्स किस प्राइस रेंज में आता है? कितना? डिफरेंट टाइप्स के ना, एक तो हमारा फ्लावर फ्लेक्स होता है और जो जिसमें पोर्स के हमारी पैकेट वाला फ्लेक्स वो टाइप प्राइस दोनों के बता रहे हो बेंचमार्क 15 ना 15 लगी स्टार्टिंग। करेक्ट है, करेक्ट है। अच्छा जो ड्यूरेबल पतले के होते हैं 5 साल के मोटा हुआ है, मटेरियल ज्यादा होगा, हीट तो ज्यादा से पड़ेगा, तो प्रेशर ज्यादा स्ट्रेस कम डेवलप होगा और मुझे विनाइल चाहिए तो जो विनाइल चलो ठीक है। अभी हमने ये ऐसा करते हैं, ये जो प्रेजेंटेशन है ये ड्राइव पे ही है। ड्राइव पे वैसे शेयर्ड है आप लोगों के साथ में, बट स्टिल एक ना इसका लिंक वगैरह शेयर कर देंगे, तो आप इसको कभी भी रेफर कर सकते हो। और ट्राई करना नेक्स्ट मीटिंग, जैसे अपना अभी नेक्स्ट सेशन होगा यहाँ से 15 दिन बाद, तो उससे पहले एक बार आप गो थ्रू करके आना।
तो अभी आज हम बेसिकली विल टॉक अबाउट फैब्रिकेशन मटेरियल में एसीपी, एक्रिलिक, मेटल शीट, एमडीएफ और सॉलिड सरफेस आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं। और फिर हम लाइटिंग के ऊपर बात करेंगे, जिसमें ट्यूबलाइट, एलईडी मॉड्यूल, फोकस लाइट्स और ये सारी चीजें आती हैं। बैक फ्रेमिंग वगैरह विल सिंपली डिस्कस इट, बट आज सबसे मतलब आज का सेशन इस तरह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिन मटेरियल्स की हम बात करेंगे ये मटेरियल्स ऑलमोस्ट लाइक मेक्स ऑलमोस्ट एग्जॉस्टिव सेट, जिसमें आपका सारा रिटेल, फिक्सचर्स और डेवलपमेंट सारा काम होता है। ठीक है, तो इन मटेरियल्स के ऊपर अगर आपकी कमांड है, इन मटेरियल्स को आप समझते हो, तो इंडस्ट्री में किसी से भी आपको बात करनी है, आपके वेंडर्स हो गए, सप्लायर हो गए, क्लाइंट हो गए, कोई भी किसी से भी आपको बात करनी है, तो यू विल be able to paint a good impression if you know about all these materials. Now, इसमें से हमने फ्लेक्स विनाइल स्टडी कर लिया है ऑलरेडी, राइट? इसके बारे में आपको एक और चाहिए तो आपको आप देख सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। बेसिकली फ्लेक्स में हमने बात किया था, दो तरह के होते हैं, बैकलिट और नॉन लिट फ्लेक्स, और हमने उसके बाद समझा था कि बैकलिट फ्लेक्स में लाइट क्यों निकलती है, बिकॉज उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और जितनी अच्छी उसकी लाइट निकलती है और जितना ज्यादा तक उस टाइम तक उसका प्लास्टिक खराब नहीं होता, उतने टाइम तक फ्लेक्स चलता है। फिर विनाइल्स में वी टॉक वेरी एक्सटेंसिवली कि बेसिक कलर्ड विनाइल्स होते हैं, व्हाइट विनाइल्स होते हैं, फिर फंक्शनल यूटिलिटी वाले विनाइल्स होते हैं जो हीट को कट करते हैं, या फिर ग्लास के एप्लीकेशन के लिए स्पेशल केस एप्लीकेशन वाले होते हैं। फिर टेक्सचर के हिसाब से हमने विनाइल का कैटेगराइजेशन देखा था। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि विनाइल इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री क्यों है, मतलब so much of investment happening in vinyl companies, one of the biggest companies. तो इसके बारे में हमने बात की थी लास्ट टाइम, और इसके क्वालिटी पैरामीटर्स की बात की थी और सनबोर्ड समझा था थोड़ा सा। नाउ वी विल स्टार्ट विद एसीपी, राइट? तो एसीपी का फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल। एल्यूमिनियम कंपोजिट क्यों बोलते हैं इसको? ये दो चीजों से बना होता है। एक इसमें होती है थिन कोयल कोटेड एल्यूमिनियम, जैसे ये जो फोटो में आपको दिख रहा है, ऊपर एक एल्यूमिनियम शीट है छोटी सी पतली, मतलब उस एल्यूमिनियम शीट की थिकनेस इज लेस देन 0.5 mm, ये 0.5 mm या फिर उससे कम थिकनेस होती है। एंड ये शीट है, ये एक हार्ड ब्लैक मटेरियल, प्लास्टिक के मटेरियल के साथ में बॉन्डेड होती है बैक टू बैक, राइट? तो इसलिए इसको एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल बोलते हैं। एल्यूमिनियम शीट व्हिच इज fixed bonded with a non-aluminium core. तो ये जो नीचे का जो ब्लैक पोर्शन है, ये जो इसमें दिख रहा होगा आपको इस इमेज में, ये उसकी कोर होगी और ये ऊपर की एल्यूमिनियम फॉइल। अब ये जो मटेरियल है, इसकी ओवरऑल थिकनेस बहुत ज्यादा वेरी नहीं होती। जैसे सनबोर्ड है, सनबोर्ड क्या साइज है? सनबोर्ड 2 mm में भी आता है, 3 mm में भी आता है, 5, 8, 12, 30 सारे साइज में आता है। एक्रिलिक भी बहुत सारे साइज में आता है। एसीपी ऐसा नहीं है। एसीपी एक के साइज वेरिएशन नहीं होता है। एसीपी विल कम ईदर इन 3 mm या फिर 3.25 mm, 3.4 mm या मैक्सिमम अप टू 4 mm। ठीक है, 3 से 4 mm की थिकनेस में ही आता है, उससे ज्यादा थिकनेस में नहीं आता। उसका रीजन भी है बिकॉज एक सिंगुलर यूज केस है कि इसको बेसिकली फसाड बनाने के लिए, चीजों में किसी भी चीज में फसाड बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो आपको वहां पे बहुत मोटा मटेरियल नहीं चाहिए, आपको एक सिंगुलर शीट चाहिए। जैसे लैमिनेट्स होते हैं अपने वुड के ऊपर, जो हम लैमिनेट लगाते हैं, तो एक कंसिस्टेंट थिकनेस में आते हैं ना, 0.5 mm टाइप की थिकनेस में आते हैं, बिकॉज इनका पर्पस ही ऐसा है, इसी तरह का मटेरियल है। एक ही थिकनेस में, एक ही 3 से 4 mm की थिकनेस में हमेशा आता है ये। और मार्केट में अगर हम इसको खरीदने जाएंगे तो ये इसमें आता है। यार एक बार कर ही लो म्यूट उस तरफ ना, थोड़ा थोड़ा एक्चुअली मेरे को मेरी वॉइस थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही है, जिससे इको हो रहा है। हेलो पुनीत। हाँ अभी थोड़ा माइक बंद कर देते हैं। हाँ माइक बंद कर देते हैं। कोई क्वेश्चन हो रहे ना तो मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, ठीक है? या फिर अनम्यूट करके बोल देना, ठीक है? तो अभी आगे बढ़ते हैं अपन। तो एसीपी शीट को अगर हम खरीदने जाएंगे मार्केट में, तो ये रोल फॉर्म में नहीं मिलता। जैसे बहुत सारे मटेरियल रोल फॉर्म में मिलते हैं, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। विनाइल और फ्लेक्स अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको रोल फॉर्म में मिलेगी, बिकॉज पतले मटेरियल है। ये मोटे जो मटेरियल्स होते हैं, चाहे सनबोर्ड हो गया, एसीपी हो गया, एक्रिलिक हो गया, या फिर आयरन शीट हो गया, इनको रोल करना मुश्किल है।
इनको एक बार आपने रोल कर दिया तो अनरोल करने में बहुत मेहनत जाएगी, राइट। और बहुत सारे ऐसे स्टिफ होते हैं जो रोल होते भी नहीं, वो भी नहीं सकते, जैसे एल्यूमिनियम एसीपी को आप ऐसे रोल कर ही नहीं सकते, तो ये शीट फॉर्म में आते हैं। और जो मार्केट में जो स्टैंडर्ड शीट साइज मिलता है वो 12:4 का मिलता है। ये समझना जरूरी है हम लोगों के लिए कि जब हम इसको एल्यूमिनियम एसीपी को खरीदने जाएंगे तो 12:4 का ही साइज हमें शीट मिलेगी। वो समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब बहुत बारी हम कोई फसाड प्रपोज करते हैं कस्टमर को, कस्टमर विल से कि मेरे को 10 फीट बाय 10 फीट का बोर्ड बनाना है और मेरे को बीच में जॉइंट नहीं चाहिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। लाइक 10 फीट बाय 10 फीट का बोर्ड अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसमें डेफिनेटली 12:4 के 3 शीट यूज करनी पड़ेगी, या तो आप एक के नीचे एक यूज करो या फिर वर्टिकली साइड बाय साइड यूज करो। तो ये बहुत फाइनल डिटेल हो जाती है आउटपुट होने के बाद में, जिनसे बंदा थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि आपने देखा नहीं, राइट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो हम मटेरियल की बात कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर साइज में ही आएगा, उसके बाद अगर आपको साइज बढ़ाना है तो कट होगा और वो दोनों चीजें आपस में जॉइंट की जाएंगी, दोनों सर चीजें। 8-10 की शीट भी आती है क्या सर? 8 फीट 4 फीट की शीट भी आती है और 10x4 की भी आती है। हाँ, तो यही बहुत सारे साइजेस में आती है, मैंने एक्रिलिक में लिखा हुआ है ये चीज, इसमें इसलिए लिखा नहीं था। Different sizes are also available but they are less common, इसी में भी ये लिखा है कि अदर साइजेस आर अवेलेबल बट सबसे ज्यादा कॉमन है 12:4, ऐसे मिल जाते हैं बाकी साइजेस भी। और सर थिकनेस भी 5 mm की भी आती है सर, थिकनेस तो क्या कह रहे हो? सर थिकनेस भी 5 mm और 6 mm में भी आती है एसीपी। 5 mm 6 mm में भी आते हैं क्या? तो मैं इसको अपडेट, मैंने कभी देखा नहीं उसका यूज केस, तुम श्योर हो? 4 mm वेबसाइट से देखा तो 4 mm यूज केस अलग ही है, वो रेयर शीट है एकदम। हाँ, तो हमारा रिटेल ब्रांडिंग और रिटेल डिजाइन एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से यही वाली शीट्स होती है जो ज्यादातर यूज होती हैं। हो सकता है कि मटेरियल, जैसे कोई भी मटेरियल है उसका मैन्युफैक्चरर हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर यूज केस को केटर करने के लिए अलग से मैन्युफैक्चर करे, कि एल्यूमिनियम की कोयल को थोड़ा सा मोटा कर दे, पीछे की कोर को ज्यादा मोटा कर दे, बट उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा, मतलब कोई अलग एक यूज केस होगा, वो मेन स्ट्रीम मार्केट में मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखी है। ठीक है, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। सबसे पहले तो एसीपी ऐसा मटेरियल है कि मतलब 1964 में इन्वेंट हुआ था और फिर एकदम से इट टुक ओवर द वर्ल्ड। एक तरह से बहुत सारी कंपनीज ने इसको छापना बनाना स्टार्ट कर दिया, सबने इसको, मतलब 1971 में इसका पेटेंट फाइल हुआ था, 1991 में पेटेंट एक्सपायर हो गया, 20 साल का पेटेंट का पीरियड होता है। जैसे पेटेंट एक्सपायर हुआ दुनिया भर में फैक्ट्रीज खुल गई एसीपी बनाने वाली। इनफैक्ट इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल की, एलयू डेकोर, वो भी आई थिंक अर्ली 2000 में सेटअप हुई है। दिस गाय ट्रेवल टू यूएसए यूरोप और उसने देखा कि यार ये तो तगड़ा मटेरियल है, जहां देखो यही मटेरियल यूज हो रहा है फसाड वर्क में, इंडिया में भी ये मटेरियल यूज हो सकता है। देन ही स्टडीड फर्दर, उसको देखा कि इसका तो पेटेंट भी एक्सपायर्ड है, तो उसने आके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग डाली और अभी एलयू डेकोर दुनिया भर को, मतलब इंडिया से काफी ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया में तो सप्लाई करती है और यूरोप वगैरह में भी सप्लाई करती है एसीपी के पैनल। फिर डेफिनेटली एक्सटर्नल और इंटरनल आर्किटेक्चर, क्लैडिंग और पार्टीशन, फॉल सीलिंग, जो भी फसाड वर्क वगैरह होता है उन सब चीजों के लिए एसीपी यूज होता है। ठीक है, लाइट वेट है लेकिन स्टडी होता है, टफ होता है। जैसे मान लो एक 12:4 की शीट को आप खड़ा कर दोगे दीवार के सहारे, राइट, एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो वो सीधी खड़ी रहेगी, वो बीच में से बेंड नहीं होगी, ऐसे टूटेगी मूटेगी नहीं, लचेगी नहीं, राइट। आप फ्लेक्स विनाइल को तो कर नहीं सकते बिकॉज वो तो बिल्कुल ही, उनमें तो कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, फोर्स स्ट्रेंथ नहीं होती। एसीसी टफ, हार्ड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस एक्सटेंट तक फ्लेक्सिबल होता है, बट अभी आप ये समझ लो कि स्टिफ होता है मटेरियल। एक मैं वीडियो से प्ले करता हूँ, उससे थोड़ा सा समझ में आएगा कि हम ये बोलते हैं कि यार इस मटेरियल ने एकदम से मतलब वर्ल्ड कॉन्कर किया है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत ज्यादा शाइन किया है मटेरियल। तो ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके ऊपर ये मटेरियल शाइन किया है? तो एक ये छोटी सी वीडियो ये मैं प्ले करता हूँ, ये आप देखना, मैं बीच बीच में कमेंट्री करता रहूंगा। तो बेसिकली एसीपी को अगर मान लो आपको कट करना है तो कट करने के लिए इसने एसीपी को उल्टा रखा हुआ है अभी, राइट, उल्टा रखा हुआ है, निशान किए हुए हैं, और आपको एक काले काले छेद से दिख रहे हैं, ये इसने पीछे का जो कोर मटेरियल है ना, जो प्लास्टिक मटेरियल है, उसमें ग्रूव किया हुआ है। ठीक है,
तो आगे की तरफ तो इसके एल्यूमिनियम शीट है और पीछे की तरफ इस बंदे ने ये इसके अंदर ग्रूव करते जा रहा है, मतलब इसका जो प्लास्टिक मटेरियल है थोड़ा थोड़ा उसको निकालते जा रहा है, ठीक है। और इस ग्रूव में ध्यान रखना होता है, जब भी जो एसीपी के ऊपर काम करने के लिए ना आपको हमेशा स्किल्ड लेबर चाहिए। अनस्किल्ड लेबर एसीपी के ऊपर काम नहीं कर सकती, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर काम करेगी। बंदे को पता होना चाहिए कि मेरे को अगर एसीपी 3 mm की थिकनेस का है तो मेरे को 3 mm की थिकनेस की उसकी कोर है, उसके आगे उसकी एल्यूमिनियम फॉइल है। अगर जब बंदा ग्रूव कर रहा है, उसने ग्रूव करते टाइम अगर आगे की फॉइल को डैमेज कर दिया तो पूरा पर्पज ही खराब हो गया, ठीक है। तो ग्रूव एक कंसिस्टेंट होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब बचना चाहिए, ऑलमोस्ट मतलब 2-3 mm बचना चाहिए एल्यूमिनियम फॉइल के आगे, और बाकी सारा का सारा हट जाना चाहिए। तो ग्रूव की गाइडलाइन होती है। एक बार आप जब पीछे से ग्रूव कर लेते हो शीट में, चार जहां जहां से भी आपको मोड़ना है सारी जगह पे ग्रूव कर लो। ग्रूव करने के बाद लेट्स से आपकी शीट ऐसे हो गई, आपने सारी जगह ग्रूव कर लिए। अब एसीपी का एडवांटेज क्या है, आपने यहाँ पे ये देखा कि ये जहां जहां से भी इसने ग्रूव किया है यहाँ से मोड़ पा रहा है इसको, ठीक है। जब जब जहां जहां से भी ये इसको मोड़ रहा है तो एल्यूमिनियम की फॉइल है, जैसे हम नॉर्मल भी यूज करते हैं, एल्यूमिनियम की फॉइल फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि प्लास्टिक नेचर की होती है। कि एक बार प्लास्टिक नेचर का मतलब ऐसा नहीं होता है, प्लास्टिक नेचर का मतलब होता है कि किसी चीज को एक पर्टिकुलर शेप में आप मोड़ दो, उसके बाद वो उसी शेप में रहे। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कैमरा दिख नहीं हो रहा है, जैसे ये इलास्टिक नेचर है, ये अपनी शेप में वापस आ रही है, अगर इसको छोड़ दूं तो ये ऐसे रहे तो प्लास्टिक नेचर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम शीट प्लास्टिक नेचर की होती है, और ये जहां जहां से उसने ग्रूव किया इतनी आसानी से मुड़ रही है, और मुड़ने के बाद ये इसको पूरा अच्छे से ज्वाइन करेगा। अब आप देखो ये सामने से ऐसे लग रहा है। तो बेसिकली मेन एडवांटेज क्या निकल के आई है कि सामने से जब आप इस मटेरियल को देखोगे तो आपको कोई भी एज नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको हाँ कोई जॉइंट नहीं दिखेगा, आपको ऐसे लगेगा कि एक तो इसका क्योंकि सामने एल्यूमिनियम फॉइल है तो मेटल वाली फील रहती है, इसका टच एंड फील पूरा मेटल रहता है, और सामने से जॉइंट नहीं दिखने की वजह से ऐसे लगता है कि ये स्ट्रक्चर पूरा एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। जैसे इसको इस एंगल पे हम देख रहे हैं, अगर आप इस इमेज को खाली ऐसे ही देखते तो आप सोचते हैं कि शायद इसने मेटल का इतना बड़ा बॉक्स लेके बैठा है, राइट। तो बाहर से उसकी अपीयरेंस बहुत सॉलिड और बहुत ही क्या बोलते हैं कि क्लासिक सी इसकी अपीयरेंस आ जाती है, इस वजह से मटेरियल यूज होता है। इस वजह से ज्यादा से ज्यादा फसाड वर्क में यूज होता है। अभी लिफ्ट की लॉबीज में भी ये बहुत यूज होने लग गया है। आपने लिफ्ट देखी होंगी, लिफ्ट के आसपास सारा ऐसे लगेगा कि पूरा ग्रेनाइट का पत्थर लगाया हुआ है। कुछ लोग ग्रेनाइट लगाते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एसीपी लगाते हैं। एसीपी लगा के उसको सारे सही एंगल पे आप मोड़ दो तो सामने कोई एज दिखता नहीं है, और वो ऐसा लगता है कि पूरा ग्रेनाइट लगाया, तो सस्ते में और जल्दी काम हो जाता है और बिल्डिंग का डेड वेट नहीं बनता, ठीक है। और एडवांटेज क्या है इसकी, व्हाई दिस मटेरियल सक्सीडेड सो मच। तो टिपिकली आपने पुरानी बिल्डिंग्स देखी होंगी, जैसे जो पहले जो आर्किटेक्चरल आर्ट थी लंदन की, जो यूरोप की जो आर्ट थी, तो उस आर्ट में क्या होता था, पहले आर्किटेक्चर में होता था कि फसाड्स वगैरह के ऊपर एक पर्टिकुलर आपको इंप्रेशन देने के लिए आप टाइल्स यूज करते थे। जैसे या तो इस तरह की टाइल आती थी, थोड़ा सा कास्टेड सैंडस्टोन में कास्ट की हुई टाइल आती थी, उससे टाइल्स को लगाने से वो एक अपीयरेंस तो बन जाती है। आपने देखा होगा मंदिरों के बाहर छोटे छोटे संगमरमर के पत्थर लगाए होते हैं, राइट। फसाड क्योंकि बिल्डिंग की अपीयरेंस बनेगी, वो बाहर से कैसे दिख रही है, उससे उससे बंदे अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन वो चीज करने में जब आप टाइल्स लगाते हो, पत्थर लगाते हो, तो बिल्डिंग का डेड वेट बढ़ जाता है। डेड वेट बढ़ने का मतलब क्या है कि मान लो आप 100 फीट ऊंची बिल्डिंग बना रहे हो, आपने उस पूरी बिल्डिंग के बाहर में अगर आपने पत्थर लगा दिया, तो पत्थर लगाने से हो सकता है कि बिल्डिंग का वेट इतना बढ़ गया कि आपको बिल्डिंग की फाउंडेशन में उसके सारे कॉलम्स में सब जगह सरिया बढ़ाना पड़ा, ठीक है। और ऊपर से आपको फर्दर और उसको बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करना पड़ा, क्योंकि इसमें लोड ज्यादा हो गया, अभी अर्थक्वेक के लिए भी ज्यादा प्रोविजन करना पड़ेगा। तो एक बार आपने बिल्डिंग का डेड वेट बढ़ा दिया तो आपको बिल्डिंग के सारे कंपोनेंट रीडिजाइन करने पड़ेंगे और सारे एंगल पे कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप एसीपी यूज करते हो तो एसीपी का बहुत ही माइनर वेट होता है, मतलब इट डज नॉट अफेक्ट एनी, उस लेवल तक जाते नहीं कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी वगैरह को अफेक्ट करे। तो आप अगर 100 स्टोरी की बिल्डिंग बना रहे हो, अगर उस पर आप क्लैडिंग एसीपी की कर रहे हो, तो you will save a lot of money in other components as well. You can have lighter foundation, you can have lighter columns, you can use less iron inside the building and all, right? तो ये सब भी इसका यूज केस है, बिकॉज ये लाइट वेटेड है, इसलिए बहुत ज्यादा यूज होता है, बिल्डिंग का डेड वेट नहीं बढ़ाता है। और दूसरा स्टिफ होता है, टफ मटेरियल होता है, वेदर रेजिस्टेंट होता है, कोई कुछ नहीं बिगड़ता है, इसको 10 साल तक पड़ा रहेगा ये बाहर। एल्यूमिनियम वैसे भी नॉन कोरोसिव मेटल है, एल्यूमिनियम कोरोड नहीं होती है, रस्ट नहीं लगता है, और उसके पीछे जो कोर में प्लास्टिक है, प्लास्टिक वैसे ही वेदर रेजिस्टेंट होता है, तो 10 साल तक इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, और अपीयरेंस बहुत सॉलिड रहता है, किसी भी फॉर्म में बना सकते हो, किसी भी टेक्सचर में ले सकते हो।
तो इन सारी प्रॉपर्टीज की वजह से ये मटेरियल काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ और इसमें काफी अच्छा यूज होता है ये मटेरियल। फिर इसकी क्वालिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? क्वालिटी डिपेंड करती है, जब भी कोई अच्छा ब्रांड और एक कमजोर ब्रांड का एसीपी आएगा, तो आप ये सोचो मैन्युफैक्चरर किस पॉइंट के ऊपर अपना ब्रांड बनाना चाहेगा, राइट? शीट फॉर्म में आता है, तो अगर मान लो एसीपी शीट है, आपने किसी भी एरे गैरे ब्रांड की ले ली, तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, जो पीछे की कोर होती है ना, जो ब्लैक कोर होती है, उसकी थिकनेस कंसिस्टेंट नहीं होती। अगर ब्लैक कोर की थिकनेस कंसिस्टेंट नहीं होगी, तो आप ग्रूविंग के लिए मशीन चला रहे हो, आपने मशीन को सेट कर दिया लेट्स से कि आपको 2.5 mm का ग्रूव मारना है, अगर पीछे की उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा नहीं है, अगर 4 mm मान लो कंसिस्टेंसी, कहीं पे 4 mm में थिकनेस, वो जो काला कोर होता है, और कहीं पे लेट्स से 2.5 mm है, जहाँ पे 2.5 mm होगा तो वहां पे वो एल्यूमिनियम की फॉइल कट जाएगी, जहाँ पे 4 mm होगा वहां से मुड़ेगी, राइट? तो पूरी शीट की कंसिस्टेंसी क्या है हर एक पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड जो अच्छे ब्रांड होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि मतलब जब वो बैच से निकलती है शीट, उसको नापा जाता है अलग अलग जगह पे, रैंडम टेस्टिंग करके देखा जाता है कि सारे जगह सारे पॉइंट पे सही कंसिस्टेंसी है कि नहीं, राइट? दूसरा, क्वालिटी ऑफ कलर कोटिंग ओवर द एल्यूमिनियम फॉइल, डेफिनेटली उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज वो कलर है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फेड हो सकता है, डीजनरेट हो सकता है, राइट? और उसके अलावा प्लास्टिसिटी ऑफ कोर मटेरियल, जो कोर मटेरियल है उसमें 2 कंपोनेंट होने चाहिए, वो हार्ड भी होना चाहिए कि वो एसीपी अपनी जगह पे रहे, वो बेंड ना हो, इधर उधर वो ना, और वो इतना प्लास्टिक भी होना चाहिए कि उसको एक बार हटाने के बाद में इजीली वो बेंड हो जाए। अगर पीछे का कोर मटेरियल ऐसा डाल दिया रबरी सा, अच्छा नहीं अगर डाला किसी मैन्युफैक्चरर ने, तो धूप पड़ेगी, धूप में वो प्लास्टिक पिघल जाएगा और पूरा आपका एसीपी डिफॉर्म हो जाएगा। आपने देखा है पुरानी बिल्डिंग में कभी कभी एसीपी फूले हुए होते हैं या फिर बेंड हुए होते हैं, वो बिकॉज कि उनका जो कोर है ना वो डिजनरेट हो गया अभी टेम्परेचर में, और वो अच्छे ब्रांड का एसीपी नहीं यूज कर रहे होंगे। तो इसलिए जरूरी होता है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 7 से 10 साल की इन्वेस्टमेंट होती है ये, और इसमें बहुत ज्यादा प्राइस का डिफरेंस आता भी नहीं है। तो नेवर ट्राई टू अंडरकट मटेरियल्स व्हेन इट कम्स टू एसीपी, बिकॉज बेस मटेरियल और फसाड पे लगता है और बहुत ज्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं आता लोकल और ब्रांडेड मेक में, तो ऑलवेज यूज द ब्रांडेड मेक इन एसीपी। और बस इसके यही सारे एस्पेक्ट है, बाकी एसीपी आप डेफिनेटली हम लोगों के लिए मतलब ऐसा समझ लो कि सबकी जॉब में एसीपी यूज होता है, इट्स ए इंटरसेक्शन ऑफ, अगर कोई बंदा डिजाइन भी कर रहा है तो उसके लिए समझना जरूरी है कि शीट का साइज क्या ले रहे हो आप, ताकि उस तरह से वो अपने डिजाइन में एजेस को एडजस्ट कर सके। ऑप्स को डेफिनेटली समझना जरूरी है, अकाउंट मैनेजमेंट को भी एसीपी इसलिए समझना जरूरी है, बिकॉज इफ दे नो दिस मटेरियल वेल इनफ, दे विल बी एबल टू कंसल्ट देयर क्लाइंट्स कि उनको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट के लिए क्या करना चाहिए, उनको ग्लो साइन बॉक्स लगाना चाहिए, एसीपी एक्रिलिक लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए। ऑल्दो विल कम टू दोस सेशंस, एक फ्यूचर एक हमारा इसके ऊपर भी एक सेशन होगा कि हाउ डू वी कंसल्ट आवर कस्टमर्स बेटर इन मेकिंग द राइट चॉइस व्हेन इट कम्स टू डिटेल डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो बट ओवरऑल इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस मटेरियल, एंड व्हेन आई से अंडरस्टैंड, मैंने अभी खाली प्रॉपर्टी बताई है, आपने एटलीस्ट जब भी फैक्ट्री विजिट जाते हो तो जरूर देखो कि एसीपी मटेरियल है क्या, हाथ में लेके देखो, छू के देखो, एल्यूमिनियम फॉइल को स्क्रैच करके देखो, राइट? जो पीछे का जो ब्लैक कोर है उसको बेंड करके देखो, अंगूठे से जोर लगा के देखो कितना स्ट्रेंथ लगाने पे बैंड हो रहा है, राइट? ये सारी चीजें आपका एक इंडिविजुअल जजमेंट डेवलप करते हैं अबाउट अ मटेरियल, जो कि किसी के बताने कहने से नहीं आता, बट जब आप खुद से उस मटेरियल के साथ में छेड़छाड़ करते हो, खुद से उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करते हो, तो आपको कुछ ऐसी चीजें पता चलती हैं उसके बारे में, जिससे आप उसकी एप्लीकेशन को समझ सकते हो या दूसरे को समझा सकते हो। नेक्स्ट मटेरियल के ऊपर हम बात करते हैं एक्रिलिक। तो एक्रिलिक एंड एसीपी दे बोथ गो हैंड इन हैंड, मतलब जिस टाइम पे आई थिंक एसीपी डिस्कवर हुआ है उसी टाइम के आसपास एक्रिलिक डिस्कवर हुआ है ऑलमोस्ट। एसीपी के जैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिस तरह से एसीपी शीट में आता है, ये भी 12x4 की शीट में आता है मोस्टली, दूसरे साइज भी अवेलेबल होते हैं लेकिन वो लेस कॉमन है, बट आप ये मान के चलो 12x4 आपको इंडिया में सब जगह मिल जाएगा। बाकी साइजेस आपको हो सकता है कि मेट्रोज में मिल जाए, नॉन मेट्रोज में कहीं कहीं कोई साइज का चक्कर हो। तो इसलिए जब हम स्पेसिफिकेशन बनाते हैं किसी ब्रांड के लिए, तो वी शुड नो कि यार इसका टिपिकल साइज क्या है। अगर मैं विनाइल फ्लेक्स की बात करूं तो मुझे पता है कि रोल की टिपिकल हाइट आएगी 4 फीट, 4 फीट का रोल मेरे को सब जगह मिल जाएगा। अगर बाकी हाइट के चाहिए तो मेरे को देखना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर से चेक करना पड़ेगा। ऐसे ही 12x4 की शीट सब जगह मिल जाएगी, बाकी अगर शीट चाहिए तो चेक करनी पड़ेगी, राइट? फिर एक्रिलिक की और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि
ये एक तरह से एक्रेलिक एक तरह से प्लास्टिक मटेरियल है, राइट, ट्रांसलूसेंट प्लास्टिक। जैसे आप साइड में देख रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि अगर पीछे एक कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब अगर जैसे ये जो बल्ब है, एवरी बल्ब इज ए सिंगल पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एक पर्टिकुलर पॉइंट से लाइट निकल रही है। जब ये एक्रेलिक इसके ऊपर रखते हो, इसके आसपास रखते हो, तो एक्रेलिक क्या करता है, उस लाइट को डिस्पर्स कर देता है, राइट, उसको फैला देता है। मतलब अगर सीधी ऐसे लाइट जा रही है, एक्रेलिक में जैसे ही घुसेगी तो ऐसे सारे एंगल पे फैल जाएगी, स्कैटर होने लगेगी, ठीक है। जैसे जैसे वो स्कैटर होगी, तो जिस एरिया में ज्यादा स्कैटर हो रही है वहां पे आपको एक ग्लोइंग इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। इसके ये ऐसा नहीं, ओपेक नहीं है, ट्रांसलूसेंट है, तो जिस एरिया में लाइट स्कैटर होती है वहां पे ग्लोइंग इफेक्ट दिखता है। और इस ग्लोइंग इफेक्ट की वजह से ही ये मटेरियल है जो बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है रिसेंट लास्ट 20 ईयर्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज एक बार डिस्कस करते हैं अपन, कि एक तो ये, इसको अगर गर्म करोगे तो बहुत बहुत लचीला हो जाता है। इसको इनफैक्ट जब भी एसीपी एक्रिलिक के साइनेज बनते हैं तो हमेशा ये करा जाता है कि सामने वाला जो फ्रंट फासिया है वो काट लिया, जिस फॉर्म में लेटर है, साइड में एक वो लगती है, पट्टी लगती है, राइट, तो उस पट्टी को हमेशा गर्म करके लगाया जाता है, अदरवाइज बेंड नहीं होता। तो बिल्कुल आप समझ लो जैसे प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक बेंड करने पे कैसे बिहेव करता है, वैसे ही एक्रिलिक बेंड गर्म करने पे वैसे बिहेव करता है, सिमिलर। इसकी जो 3 mm एक्रिलिक है, जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है, 60 से 90 रुपए आती है। और इसकी भी क्वालिटी इसके ऊपर ही डिपेंड करती है कि जो कंसिस्टेंसी क्या है शीट में, सारे एंगल पे। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी शीट में, कहीं से ज्यादा मोटी, कहीं से कम मोटी है, तो उससे क्या इफेक्ट होगा कि आपका जो ग्लो है ना वो कंसिस्टेंट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक पुअर ग्रेड एक्रिलिक लिया, उससे एक साइनेज बनाया, साइनेज में लिख दिया आपने फेडेक्स, राइट, फेड में भी आपने वही यूज किया, एक्स में भी वही एक्रिलिक की शीट यूज करी। फेड में देखा वो शीट थी मोटी, राइट, जहाँ पे फेड काटा गया जिस पोर्शन से, और जिस पोर्शन से एक्स काटा गया उस पोर्शन पे शीट थी पतली। तो क्या होगा कि जहाँ पे फेड लिखा होगा वहां पे लाइट थोड़ी स्कैटर्ड ज्यादा होगी, कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी, लेकिन इल्यूमिनेशन कम होगा, बिकॉज शीट मोटी है तो फैलेगी ज्यादा, तो कंसिस्टेंसी तुम्हें दिखेगी, स्पॉटीनेस नहीं दिखेगी, लेकिन ब्राइटनेस कम होगी। और एक्स वाले पोर्शन में जहाँ पे शीट पतली थी वहां पे ब्राइटनेस ज्यादा होगी, बिकॉज शीट पतली है, लेकिन थोड़ी स्पॉटीनेस दिखेगी, कि बिकॉज लाइट को फैलने के लिए ज्यादा जगह नहीं मिल पाई, तो हो सकता है कि कहीं कहीं पे तुम्हें लाइट के स्पॉट्स दिखे, कहीं कहीं पे डार्कनेस, राइट। तो शीट की कंसिस्टेंसी होना अच्छी, इसीलिए इसमें जो भी एक्रिलिक को जो सेलर होते हैं वो इसी चीज के ऊपर सेल किया जाता है। एक तो कि पूरे के पूरे पैनल के अंदर कलर कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कलर, क्योंकि इसमें ना लास्ट में ऐड होता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसी होती है एक्रिलिक्स की कि सबसे पहले जो इसका जो क्या बोलते हैं, घोल कह लो चाहे एक तरह से, राइट, तो उसको गर्म किया जाता है, उसको मिक्सचर को तैयार किया जाता है। जब मिक्सचर का जब लास्ट स्टेज आ जाता है, उसको कास्ट करने से पहले उस टाइम पे उसमें कलर मिलाया जाता है, उसको अच्छे से मिक्स करके दे पुट इट इन सम यू कैन से डाइस, उस डाई के अंदर उसको रख करके पूरा बना लिया जाता है, एंड देन दे कट इट विद ब्लेड्स, और फिर कट करके दे सेल इट इन द मार्केट, राइट। तो दो चीजों के ऊपर इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है, पूरी शीट के हर एक पोर्शन पे थिकनेस बराबर है कि नहीं है, और उसके अंदर कलर कंसिस्टेंटली है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई कोना ज्यादा रेड दिख रहा है, कोई कोना थोड़ा सा ऑरेंज दिख रहा है एक शीट में, ये नहीं होना चाहिए। स्टिक करके will that not change the illumination in terms of the light part the line and darker one? Let's take an example of the next spot and on. किसी का तो हमने ध्यान दे दिया कि चलो ज्यादा मोटी नहीं है, कम मोटी नहीं है, तो इससे लाइट उतनी आएगी, पर दैट की वजह से लाइट कम ज्यादा होगी, विनाइल से हमेशा लाइट कम होगी। अब जितने भी, जैसे अगर मान लो आप बैकलाइट विनाइल्स भी यूज करते हो, पिगमेंटेड विनाइल्स आर मोस्टली बैकलाइट, हमेशा पीछे से लाइट दोगे तो आगे आने देते हैं। तो जब भी आप कोई बैकलाइट विनाइल यूज करते हो, तो आप ये मान के चलो कि आप एक लाइट सोर्स है, उसके आगे जितने ऑब्स्ट्रक्शन डालोगे उतनी ही लाइट भी कम होती जाएगी। पहले आपने एक्रिलिक डाल दिया तो एक लेवल पे उसने कम कर दी, उसके ऊपर आप विनाइल डाल दोगे एक लेवल पे और कम कर दोगे, राइट। आपने विनाइल की 2 लेयर डाल दी तो और कम हो जाएगी, तो इट विल ऑलवेज रिड्यूस, देयर इज नो अदर। विनाइल के कलर के ऊपर भी उसकी लाइट कम हो जाएगी, डार्क कलर है, लाइट कलर है, तो लाइट कम हो जाएगी। एब्सोल्युटली कलर मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर आप ट्रांसपेरेंट यूज कर रहे हो थिकनेस से में, तो बहुत कम फर्क पड़ेगा ब्राइटनेस में। आप अगर लाइट कलर्ड विनाइल यूज कर रहे हो, येलो यूज कर रहे हो, ऑरेंज यूज कर रहे हो, तो फर्क पड़ेगा, लेकिन कम पड़ेगा। लेकिन अगर आप वैसे यूज कर रहे हो, पर्पल, ग्रीन, इस तरह के डार्कर शेड्स यूज कर रहे हो, मरून, तो डेफिनेटली वो लाइट कम हो जाएगी जो बाहर है। करेगा, एक्रिलिक के ऊपर एक्रिलिक डाल दो, करेगा ग्लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा।
आप 2 ले डाल दो, 3 ले डाल दो, 5 ले डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसी तरह से एक्ट करेगा। लाइट की वो हाँ कम होगी। हाँ, लाइट कम होती जाएगी, वो सब आप कर सकते हो, राइट। कलर, देखो कलर इंडस्ट्री को समझो आप, जैसे हमने विनाइल्स के केस में बात किया था, तो कलर्स के अंदर जब भी कोई बंदा मान लो कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सोचो लेट्स से एक्रिलिक का मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है। मैंने सोचा यार कि इस देश में तो एक्रिलिक की बढ़िया डिमांड है, मैं फैक्ट्री डाल देता हूँ। मेरी लाइफ बहुत आसान थी, मैंने एक फैक्ट्री डाली, मैंने उसमें एक्रिलिक बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने सिर्फ व्हाइट एक्रिलिक बनाया, राइट, और व्हाइट एक्रिलिक बनाया सिर्फ 3 mm में, और मैंने बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर लोग आके बोलने लगे कि यार खाली 3 mm से काम नहीं चल रहा, मेरे को 5 mm चाहिए, मेरे को 10 mm चाहिए, मेरे को 12 mm चाहिए, मेरे को 20 mm चाहिए। मैंने उनकी बात मान ली, ठीक है यार, मार्केट है, मेरा कस्टमर कहीं और चला जाएगा, मार्केट की रिक्वायरमेंट है तो बनाना तो पड़ेगा। मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में थोड़ा बहुत ट्वीक किया, मैंने 10 वेरिएंट जोड़ लिए, ठीक है, कि 2 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, 20 mm, 18 mm, ऐसे करके मैंने 10 वेरिएंट बना दिए, ठीक है। अब उसके बाद में 1 साल के बाद आया कोई बंदा, 1 साल के बाद मेरे को समझ में आया कि यार लोग बोल रहे हैं यार मेरे को तो यहाँ पे ऑरेंज एक्रिलिक चाहिए, मेरे को ब्लैक चाहिए, अब मेरे को 15 कलर और बनाने हैं, राइट। तो अब जब मैं 15 और वेरिएंट जोड़ रहा हूँ, तो खाली 15 नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं 10 into 15 जोड़ रहा हूँ कि हर एक साइज में मेरे को वो कलर देना है, राइट। तो मैंने अपना जो मैं पहले एक शीट बना रहा था, एक तरह की शीट बना रहा था, उसके हिसाब से मैं प्लान करता था सारी चीजें, अब मैं 150 शीट बना रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को 150 प्रोडक्ट के लिए प्लान करना है कि कौन सा बनाना है, कितनी अमाउंट बनाना है, कहाँ पे भेजना है, कहाँ स्टॉक करना है, सबके लिए ऑर्डर, सबके लिए इन्वेंट्री, कौन सा कम हो गया, कौन सा ज्यादा हो गया, मेरे को अपने लेबर्स को भी ट्रेन करना है, मेरे लिए लाइफ एकदम से मिजरेबल हो जाती है, ठीक है। आई नीड बिगर फैक्ट्रीज, आई नीड बिगर कंजम्पशन। तो एवरी मैन्युफैक्चरर इज ऑलवेज इन फेवर कि कम से कम उसके वेरिएंट हो, लेकिन एवरी मैन्युफैक्चरर इज कंपेल्ड टू गिव वेरिएंट्स बिकॉज मार्केट ऑलवेज डिमांड वेरिएंट्स, ठीक है। और इन दोनों के बीच में मिक्स बिठाया जाता है। तो whenever it color comes to pigmented things, जो कस्टम थिंग्स होती है, चाहे वो विनाइल्स हो गए, चाहे आपके एक्रिलिक हो गया, कोई भी मैटर हो गया, मटेरियल हो गया फॉर दैट मैटर, whenever, तो हमेशा जो मैन्युफैक्चरर है ना, he will always try to cut corner। अगर मैं पिगमेंटेड विनाइल्स बना रहा हूँ, पिगमेंटेड एक्रिलिक बना रहा हूँ, तो सबसे पहली चीज मैं क्या सोचूंगा कि चलो मेरे को 3 कलर बनाने लगते हैं, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ठीक है। मैं बोलूंगा कि यार कंजम्पशन सबसे ज्यादा 3 mm में होता है, 6 mm में होता है, तो चलो मैं रेड, ग्रीन, ऑरेंज बनाता हूँ, लेकिन खाली 3 या 6 mm के लिए बनाता हूँ, 8 और 20 के लिए नहीं बनाता, ठीक है। वो जितना बचा सकेगा ना उतना बचाने की कोशिश करेगा। वो 150 नहीं आएगा, 150 के बीच में 50 पे आएगा, 70 पे आएगा। और वो कौन सा आ रहा है मार्केट में, कौन कौन से कलर चल रहे हैं, कौन सा कलर कितना अच्छा अवेलेबल है, ये चीज आपको मार्केट में घूम करके, लोगों से बात करके पता चलती है, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके पता चलती है, बिकॉज इट कैन वेरी ड्रास्टिकली फ्रॉम मार्केट टू मार्केट, फ्रॉम वन कंज्यूमर सेगमेंट टू अनदर कंज्यूमर सेगमेंट, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं एक्रिलिक्स के ऊपर। कोई क्वेश्चन है अभी तक? सर इसमें बताते हैं ना क्वालिटी कैसे देखेंगे, मतलब चाहे उसका एक बार हम कर रहे थे, ठीक है, उसमें लाइट्स कुछ अलग तरीके से मतलब आ रही थी, और हम एक नॉर्मल होता है अपना एक्रिलिक, वो साइंस फैब्रिकेशन देखेंगे शीट में। अभी आप ये मान लो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अगर, और कलर का जो ग्रेड होता है वो होना चाहिए, राइट। इसके अंदर एक और क्वालिटी पैरामीटर होता है, मैंने मेंशन नहीं किया, मैं कर देता हूँ इस, बिकॉज इट्स अ ट्रांसल्यूशन मटेरियल। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं मिस कर गया हूँ मेंशन करना, वो होता है कि ये लाइट को कितना ज्यादा अलाउ करता है, ठीक है। सर एक पॉइंट और है इसमें। हाँ हाँ बोलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो। सर एक वो भी एक्रेलिक आता है जो लाइट पास नहीं करता है। जो एक्रिलिक जो लाइट पास नहीं करता है, वो मटेरियल, वो स्पेसिफिक केस होगा मनीष, बट इनका, इस मटेरियल का पर्पस ही लाइट पास करवाना है। अगर कोई स्पेसिफिक केस हो सकता है, वो भी ना एक बहुत ही कस्टम प्रोडक्ट है। अगर मान लो एज अ मैन्युफैक्चरर मेरे को कोई बोलेगा कि यार मेरे को ऐसा मटेरियल दो जिससे लाइट पास नहीं हो, मैं बोलूंगा भाई जो है वो ले ले, उसके ऊपर ब्लॉकआउट फिनाइल मार दे, पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा। तो लेकिन फिर कोई दूसरा ब्रांड घुस जाएगा, वो देखेगा अच्छा इस वाले प्रोडक्ट की डिमांड है सर, मैं वो ऐसे करके हो जाएगा। वो ऐसे ऐसे करके मार्केट में नए नए वेरिएंट आते रहते हैं, प्रोडक्ट बनते रहते हैं, हम लोग एक दूसरे में फंसते रहते हैं।
हाँ, ठीक है सर। ठीक है। और जो अच्छे अच्छे वाले एक्रिलिक होते हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि यार वो ज्यादा लाइट को अलाउ करते हैं। जो सस्ते वाले तो तुम कभी भी देखना, एक अच्छे ब्रांड का एक्रिलिक उठाना, मार्गा सिप्टा का या फिर किसी भी दूसरे अच्छे ब्रांड का, और एक लोकल एक्रिलिक उठाना, ठीक है, बेस्ट टेस्ट वुड बी दोनों एक्रिलिक को सेम लाइट सोर्स के सामने रखो, क्योंकि थिकनेस विकनेस बाकी सारी चीजें तो वैसे भी तुम चेक नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें देखना है कि तुम्हारे पास में आ गया बंदा सैंपल लेकर के, सर मेरा एक्रिलिक ले लो, अच्छा है बुरा है, सिंपल थिंग वुड बी एक सिंपल एक लाइट्स का सोर्स ले लो, एनक्लोज हो तो ज्यादा अच्छा है, उसके ऊपर दोनों को रख लो और देखो लाइट का एक्सपीरियंस कितना अच्छा है। जो एक्रिलिक ज्यादा लाइट को अलाउ कर रहा है कलर रिटेन करते हुए, वो एक्रिलिक ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि जो बुरा एक्रिलिक होगा ना, वो ज्यादा लाइट को अलाउ नहीं करेगा, लाइट को स्कैटर ज्यादा करेगा और कलर को धुंधला कर देगा। जो अच्छा एक्रिलिक होगा वो कलर को धुंधला नहीं करेगा, वो ऑरेंज और ब्राइट ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। बुरे एक्रिलिक में अगर ऑरेंज को आप लिट करोगे तो व्हाइटिश ऑरेंज हो जाएगा, ओके। फिर मेटल शीट्स की हम बात करते हैं। मेटल शीट्स बेसिकली बहुत ही वर्साटाइल एक तरह से आप कह लो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। इट्स एग्जिस्टिंग फॉर एजेस। जब से हम मेटल यूज कर रहे हैं उसके कुछ साल बाद से मेटल शीट्स यूज कर रहे हैं, करेक्ट। तो और ये खाली रिटेल इंडस्ट्री में नहीं, सारी इंडस्ट्री में यूज होता है, बहुत जगह पे यूज होता है मेटल शीट्स। जिस शीट की मैंने बात की है, मैंने थोड़ा सा ब्रांडिंग साइनेज पर्सपेक्टिव की बात की है, तो इन शीट्स में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करके आप बहुत सारी चीजें करते हो। जैसे आपने देखा होगा साइनेज के पीछे हम जीआई शीट लगाते हैं, दैट्स आल्सो मेटल शीट, ठीक है। घरों वगैरह में ऊपर छत पे यूज करते हैं, जाल वाल को ढकने के लिए यूज करते हैं, वो सारी मेटल शीट्स होती हैं, राइट। तो जो रिटेल इंडस्ट्री में जो मेटल शीट यूज होती है उसकी प्रॉपर्टीज और उनमें क्या खास बात होती है वो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जो रिटेल में मेटल शीट यूज होती हैं वो डेफिनेटली यूज हो रही है एक एस्थेटिक पर्पस के लिए, एक ब्रांडिंग पर्पस के लिए। ऐसा तो कोई बंदा नहीं मिलेगा जो बोलेगा मैं इनको सस्ते में साइनेज बना के दो लेकिन मेटल में बना के चाहिए, राइट। तो मेटल में वही बंदा जाता है जो सस्ता नहीं जा रहा, जो एक अच्छी क्वालिटी चाह रहा है, राइट। तो साइनेजेस के लिए जो भी मेटल शीट आ रही है, बिकॉज सामने वाला कंज्यूमर प्रीमियम पे करने के लिए तैयार है, इसीलिए उस प्रोडक्ट की तरफ आ रहा है। तो दिस इज अ मोर सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट। तो जो मेटल शीट की मैं बात कर रहा हूँ ये सारी तो सारी स्टेनलेस स्टील, ठीक है, सारी की सारी रस्ट प्रूफ होती है, ठीक है। अगर इस पे रस्ट लग गया, साइनेज पे रस्ट लग गया बंदे के, तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं बचा प्रीमियम देने का, ठीक है। दूसरा, मेटल शीट को ऑपरेट करना, जैसे आप ये देख रहे हो ये 5 बना हुआ है, ऐसा ये 5 बनता है। इसको इस शीट को कट करने के लिए अगर आपने फैक्ट्री विजिट करी है तो फैक्ट्रीज में 2 तरह की मशीनरी होती है। हम जितनी भी फैक्ट्री वर्कशॉप के साथ में वर्क करते हैं, दो में से एक मशीन सारी वर्कशॉप के पास में होती है, या तो सीएनसी राउटर या लेजर राउटर। सीएनसी राउटर में एक नीडल ब्लेड होती है जिससे ग्रूविंग होती है, और लेजर राउटर में एक लेजर बीम के थ्रू मेटल को कट किया जाता है। तो एक्रिलिक जो है वो लेजर राउटर से कट हो जाता है, लेकिन जो ये मेटल शीट है वो लेजर से कट नहीं होती, बिकॉज मेटल इज रियली डिफिकल्ट और लेजर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो ये सिर्फ सीएनसी राउटर से ही कट होती है, बहुत हार्ड वो यूज की जाती है। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा साइड ट्रैक की एक चीज बताता हूँ नॉर्मल, और वैसे ज्यादातर लोगों को शायद पता होगी। जो हमारे टूल्स होते हैं, जैसे जो हम घर पे पेचकस यूज करते हैं, प्लास यूज करते हैं, या फिर नट होते हैं, कभी आपने नॉर्मल मेटल को आप चबा के देखो, जैसे ये मेटल है, इसको आप अपने दांत से चबा के देखो, और आपके घर पे कोई भी टूल है उसको आप चबा के देखो उससे, ठीक है, वो टूल आपको बहुत हार्ड लगेगा, ठीक है। ये है दोनों ही मेटल, दोनों ही आयरन है, बट ये बहुत सॉफ्ट होगी, आप चबाओगे, इट विल अलाउ योर टीथ विल मेक सम इंप्रेशन ऑन द मेटल, जो नॉर्मल मेटल होती है। लेकिन जो टूल्स होते हैं उस पर आप कितना भी चबा लो, आपको ऐसा लगेगा कि आपका दांत टूट जाएगा, उस पर बच भी नहीं होगा, स्क्रैच भी नहीं होगा, ठीक है। तो और हम बोलते हैं कि जैसे डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल, राइट। तो एक फैक्टर होता है हार्डनेस करके, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि हार्डनेस क्या होती है और किस तरह से हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, सारी इंडस्ट्री में हार्डनेस एक रोल प्ले करती है। तो सारी मेटल की प्रॉपर्टी होती है, सारे मतलब इनफैक्ट वुड की भी प्रॉपर्टी होती है, रबर की भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी चीज फिजिकल फॉर्म में है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस। हार्डनेस डिफाइन करती है कि उस पर्टिकुलर चीज का जो सरफेस है, ठीक है, वो एक दूसरे सरफेस के कंपैरिजन में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग,
ठीक है, खाली सरफेस स्ट्रॉन्ग है, मेटल अंदर से मटेरियल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है इसकी बात नहीं हो रही, खाली सरफेस की बात हो रही है। अगर मान लो मैं ये लेता हूँ, एक बटर लेता हूँ, ठीक है, और लेट्स से एक वो ले लेता हूँ, नाइफ ले लेता हूँ, ठीक है, नाइफ इज एबल टू कट द बटर बिकॉज जो मेटल है इट इज हार्डर देन नाइफ, बट लेकिन किसी न किसी चीज ने तो नाइफ को भी कट किया है, तभी उसके अंदर जो नाइफ के अंदर हल्की हल्की ग्रूविंग होती है, तो वह कैसे हो रहा है, मेटल मेटल को कट कर रहा है, राइट? तो जो टूल कट कर रहे हैं उस मेटल को, वो उससे ज्यादा हार्ड है, ठीक है। और होता कैसे ये चीज, मतलब सेम मेटल में दोनों में आयरन है, इसमें भी आयरन है उसमें भी आयरन है, व्हाई इट इज सो कि मतलब एक जो टूल वाला जो मेटल है वो ज्यादा हार्ड है और ये जो नॉर्मल जो अपने चाकू वाला मेटल है वो कम हार्ड है। ये डिफाइन होता है जितना भी जो आयरन होता है ना, जब आयरन एज अ कोर एक्सट्रैक्ट होता है तो हम ज्यादातर मेटल्स को रॉ फॉर्म में कंज्यूम नहीं करते, आयरन को, आयरन स्पेसिफिकली इसको रॉ फॉर्म में कंज्यूम नहीं करते, बाकी वो करते हैं फिर भी कॉपर को, एल्यूमिनियम को। आयरन के अंदर एक नेचुरल कार्बन मिक्स्ड होता है, मतलब आयरन एक एलिमेंट हो गया, उसके अंदर एक कार्बन एक दूसरा एलिमेंट होता है जो मिक्स्ड होता है, और आयरन के अंदर कार्बन का परसेंटेज अगर आप चेंज करते जाओगे ना तो आपको ड्रास्टिक डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलती है आयरन की, ठीक है। जो हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ आयरन, इसके अंदर बस कार्बन का परसेंटेज कुछ 1.5 या 1.6% के आसपास रिस्ट्रिक्ट किया होता है, कि मतलब ये डिफाइंड है कि इस पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर अगर आपने आयरन के ऊपर कार्बन को ले आए तो वो रस्ट प्रूफ हो जाता है, ठीक है। उससे अगर ज्यादा कर दिया तो वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, हार्ड हो जाएगा लेकिन ब्रिटल हो जाएगा, मतलब वो उसकी जो प्लास्टिक जो जैसे मेटल है ना, जैसे आपने इसको तोड़ा, नॉर्मल आयरन को अगर आप तोड़ के ऐसे बेंड करोगे बेंड हो जाएगा, बहुत प्लास्टिक होता है नेचर में, हार्ड नहीं होता, उसके अंदर जितना कार्बन आप ऐड करते जाओगे उतना हार्ड होता जाएगा लेकिन ब्रिटल होता जाएगा, एक लिमिट पे जाके इतना ब्रिटल हो जाता है, आपने ऐसा किया और टूट के दो हो जाएगा, तो ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा बिकॉज हार्डनेस बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही ऐसा हो गया तो वो टूट के दो हो जाएगा, मतलब बेंड होना। तो हार्डनेस इज वन प्रॉपर्टी जिसके ऊपर काफी सारी चीजें, मतलब ये सारी चीजें डिफाइन होती है, उसी वजह से हम डायमंड्स को कट कर पाते हैं, इसी वजह से हार्डनेस की वजह से हम लोग ये कर पाते हैं कि जो ये होती है ना बड़ी बड़ी सुरंगें खुदती हैं, राइट, जो सुरंगें खुदती हैं उसके अंदर जो मशीनरी चल रही होती है उसकी जो ब्लेड्स होती है उसके आगे डायमंड लगा होता है, कि अंदर आपके अंदर कुछ भी रॉक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको कट करने के लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए तो सबसे हार्ड डायमंड इज हार्डेस्ट इन एवरीथिंग, तो आप उसके आगे डायमंड ब्लेड्स होती है तो काटती काटती निकल जाती है। डायमंड को कट करने के लिए स्पेशल तरह के मतलब कुछ अलॉयज क्रिएट की गई है जो मैन मेड है, जो उससे भी ज्यादा हार्ड है, मतलब अर्थ के जो मिनरल्स हैं जो मेटल्स अवेलेबल है उसमें डायमंड हार्डेस्ट है, लेकिन ह्यूमंस हैव डन सम, जैसे मैंने आपको आयरन का बताया कि आयरन की हार्डनेस को आप कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोलिंग द कार्बन कंपोनेंट, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसको आप मिक्स करके अलग अलग हार्डनेस के कंपोनेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो कहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये हार्डनेस वाला टॉपिक, हाँ सीएनसी, हाँ इसको सीएनसी मशीन से काट सकते हैं अपन, लेजर मशीन से नहीं काट सकते, और उसके अंदर भी जो टूल होता है स्पेसिफिक टूल होगा, मतलब यू विल सी कि जैसे आप बोलोगे ना, मान लो एक सीएनसी मशीन के पास आप खड़े हो, उससे बंदा वो एक्रिलिक काट रहा है, एसीपी काट रहा है, आपने एक बार बोला यार ये मेटल शीट काट के देना, वो सबसे पहले अपने ब्लेड चेंज करेगा, वो सबसे पहला काम वही करेगा, क्योंकि उसको फिर ऐसी ब्लेड चाहिए जो ज्यादा हार्ड है, जो इस पे जो इन पे तो चल जाती है, इन पे तो कोई भी ब्लेड चल जाएगी, एक्रिलिक एसीपी पे इतने हार्ड नहीं होते, लेकिन उस पे नहीं चलेगी मेटल शीट। फिर मेटल साइनेजेस आर जनरली ट्वाइस एज कॉस्टली देन एक्रिलिक साइनेज, ट्वाइस एज कॉस्टली होना बनता भी है बिकॉज जो एक्रिलिक साइनेज में यूज होता है मोस्टली सारी चीजें यूज होती है, पीछे एसीपी लगेगा, लाइट लगेगी, सब कुछ यूज होता है, बस सामने एक्रिलिक की जगह पे मेटल यूज होने लगता है, और मेटल को यूज करते हो जब आप, तो इसको कट करना, इसको बेंड करना, इन सारी चीजों को करने के लिए सोफिस्टिकेटेड मशीनरी चाहिए, अगर किसी वर्कशॉप वाले ने इतनी मशीनरी में खर्चा किया हुआ है तो वो प्रीमियम भी ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, इसलिए वो आपको ज्यादा, ऐसा नहीं कि कोर मटेरियल का प्राइस बहुत ज्यादा है, कोर मटेरियल का प्राइस जितने रुपए में मेटल शीट आ जाएगी उतने में शायद एक्रिलिक आएगा, लेकिन एक्रिलिक के साथ में डील करना, उसका वर्कफोर्स ज्यादा अवेलेबल है, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीनरी नहीं चाहिए, ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, तो सस्ते में करके देता है वर्कशॉप वाला। मेटल की अगर किसी ने वर्कशॉप लगाई है, उसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, तो ही एक्सपेक्टेड बेटर प्रीमियम, तो ये महंगे में बनता है मेटल साइनेज, और जनरली ट्वाइस एज कॉस्टली प्राइस में बनता है। मेटल की कटिंग कैसे होती है? सीएनसी राउट में देखा आपने, देखा ना, उसी में सेम एग्जैक्टली जिस तरह से एक्रिलिक या एसीपी करता है सेम मेटल, इसमें लेजर कट होता है? लेजर नहीं होगा, सीएनसी होगा, जो नीडल जो उसमें नीडल्स चलती है ना वो वाला होगा।
सीएनसी का ये है कि देखो सीएनसी कर्व रहता है। जैसे मान लो आपको ये ए कट करना है, ठीक है, इस तरह का ए कट करना है। जब आप इस पे ऊपर फोकस करो, ठीक है, अगर मैं सीएनसी से काटूंगा बाकी सारा सेम रहेगा, सीएनसी में काटो चाहे लेजर में काटो। जब मैं सीएनसी में काटूंगा तो अगर मैं इसको जूम करके बना रहा हूँ तो ये ऐसे ऐसे कटेगा, है ना, क्योंकि नीडल है, नीडल की जितने जो डायमीटर को उतना ही जाएगा कॉर्नर में। जब मैं इसको लेजर में काटूंगा तो ये ऐसे कटेगा। इसलिए मतलब मेटल को छोड़ के बाकी सब लोग लेजर ही कवर करते हैं दूसरे। हाँ, सारे जहां जो आप लेजर से काट सकते हो उसको आप लेजर से ही काटना प्रेफर करना चाहिए। हाँ, बिकॉज फिनिशिंग अच्छी आएगी, आपकी लाइट लीक आउट नहीं होगी अगर आपने जो स्किल कर लिया। वो तो लेजर कट ही है। नहीं सीएनसी कट है। लेकिन सर वो जो एजेस होते हैं ना, वी कांट कट दैट एजेस इन सीएनसी। कौन सा एज? वो जो पाइप पे है, वो जैसे लेट्स से ये आप कॉर्नर कह रहे हो, एक सीएनसी में नहीं कट सकते, नहीं इतना कट जाता है, दिखता नहीं है। इसके साइज के ऊपर डिपेंड करेगा ना। अभी ये जो आप ए है, मैं इतना बड़ा कर ए काटूंगा तो ये इंडस्ट्री में मतलब कर चुका हूं ना, तो उसमें इतने ये नहीं आते बदले जो है ना, जो टूल्स आते हैं, जो कटिंग टूल्स आते हैं वो इतने नहीं आते, और जो जैसे उनका कटिंग दिख रहा है, जैसे एजेस दिख रहा है वो नहीं आते। उसके लिए वायर कट अलग से मशीन, ये प्रोसेस है वायर कट का प्रोसेस, वो करना है। देखो वो मशीनरी तो मैंने देखी नहीं है अभी तक। इसमें स्लॉटिंग हो जाता है, अगर ऊपर एक शीट रखा है मैंने, ऊपर से पंच कर रहा हूँ तो हो सकता है, लेकिन नहीं उस एक्सटेंट तक नहीं जाता। जिस इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हो, दैट इज अ डाई एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री में क्या हुआ कि एज अ सप्लायर, अगर मान लो मैं टाटा का सप्लायर, टाटा ने मेरे को बोला कि यार मेरे को इंजन का ये वाला पोर्शन दे दो, बना करके ये वाला बोल्ट दे दो, तो मैं उसके लिए डाई बना लूंगा, पूरी प्रोसेस बना लूंगा। टाटा बोलेगा कि महीने के 1 लाख ऑर्डर मेरे को वही करते रहना, यहाँ तो रोज नया काटना है, उसके लिए कौन रोज डाई बनाएगा? तो ये सारा सीएनसी पे कटता है, वर्सटाइल मशीन है, सीएनसी उस पे कटता है। क्योंकि मेरा तो एक ही ये था डाउट था कि ये जो एजेस है वो किसके, सीएनसी पे ही कटेगा ये सारा। मतलब इतना फाइट नहीं होता है, आप शायद कंफ्यूज रहे, एक बार आप जाके देखना, ये जो जितना शार्पनेस इतनी है इतनी हो जाती है सीएनसी। ज्यादा डिफरेंस आता है जब आप इतना छोटा सा बारीक डिजाइन है आपका, ऐसे ऐसे कुछ कुछ चल रहा है, तब दिक्कत आती है सीएनसी में। नॉर्मल इन सब चीजों में सीएनसी या लेजर में आपको पता भी नहीं चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। खासकर जो हमारे बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड्स के ऊपर जो आपको बच्चों को देते फर्क नहीं पड़ता, इतना दिखता नहीं है। वो थोड़ी सी फिनिकिन ऐसा इसलिए करते हैं लोग। फर्क तब पड़ता है जब आप बहुत ही कोई फाइन पैटर्न क्रिएट कर रहे हो, तब लेजर और सीएनसी में फर्क आएगा, अदरवाइज पता भी नहीं चलता। वुड हो जाता है लेजर। वुड प्रेफर नहीं करते लेजर में, आग लग सकती है। फिर इसकी जो क्वालिटी होगी डेफिनेटली, इसकी जो कलर कोटिंग है, इसका रस्ट रेजिस्टेंस मतलब डेफिनेटली स्टेनलेस स्टील होना चाहिए। और इंडस्ट्री में नमन स्टील के नाम से भी आता है। मुंबई में अगर आप बोलोगे ना मेरे को साइनेज के लिए शीट चाहिए, तो नमन स्टील के नाम से आता है मुंबई में। गुड़गांव एनसीआर का मेरे को आइडिया नहीं। ठीक है, अभी हम एमडीएफ की बात करते हैं। तो एमडीएफ भी मतलब ये भी उसी टाइम फ्रेम का मटेरियल है। ये स्टार्ट हुआ है करीबन, एमडीएफ का मेरे को एग्जैक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं मालूम है एक्चुअली, दैट वाज कोरियन। तो एग्जैक्ट मेरे को मैन्युफैक्चरिंग नहीं पता कि एमडीएफ कब डिस्कवर हुआ, कब बना। पर एमडीएफ होता क्या है बता देता हूँ। जैसे जो हमारी वुड होती है, ठीक है, वुड से पेपर कैसे बनता है आपको पता है। वुड को पहले तो चिलर प्लांट में डालते हैं, उससे छोटी छोटी चिप्स बना लेते हैं, उसको फिर वो करते हैं सबसे पहले क्या बोलते हैं, जिस कलर निकालते हैं का जो प्रोसेस होता है, हाँ उसको एक ब्लीच, हाँ फिर उसको ब्लीच करते हैं। ब्लीच करने के बाद में उसको और फाइनल क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद में फिर उसको प्रेस करते हैं, रोल करते हैं, राइट। सिमिलर एमडीएफ का प्रोसेस है। वुड है, वुड लिया, लक्कड़ काटा, पेड़ तोड़ा, पेड़ तोड़ के उसको आपने चिपर में डाल दिया, चिपर से छोटे छोटे चिप्स बन गए, उन चिप्स को आपने बारीक बारीक प्रेस कर लिया, ठीक है, और एकदम लकड़ी का बुरादा सा बना के इकट्ठा कर लिया। एक रॉ मटेरियल तो ये हो गया। उसके अंदर आप मिला दो ग्लू, जो मतलब डेफिनेटली नॉट नॉर्मल ग्लू बट सम सॉर्ट ऑफ केमिकल एडमिक्सचर व्हिच इज प्लास्टिक इन नेचर, राइट। इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 85-90% गुड रहता है,
बाकी 10% से 15% दूसरे एडमिक्सचर रहते हैं, इसमें ग्लू और एक दो चीजें और भी होती हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को मिक्स किया जाता है अच्छे से, हार्ड प्रेस किया जाता है और वैसे एमडीएफ बनता है, राइट। तो इट्स अ वुड बेस्ड मटेरियल, 85 to 90% इसमें वुड होती है, ठीक है। 10-15% इसमें दूसरे प्लास्टिक वाले कंपोनेंट, ठीक है। अब इसमें एमडीएफ को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग और शायद हम लोगों को थोड़ा कम भी पता है एमडीएफ के बारे में। तो एमडीएफ और वुड में फर्क क्या है, मतलब आपको आप जब एमडीएफ यूज करते होगे आपके माइंड में क्वेश्चन तो आता होगा कि यार मैं वुड यूज कर लूं, राइट। दोनों जब वुड बेस्ड मटेरियल है, पानी के कम अगर कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों में इशू है, राइट। दोनों की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट। लेकिन वुड में चक्कर क्या होता है, जो बिल्कुल जो क्लीन वुड होती है ना, उसकी वुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वुड में स्ट्रेंथ हर एक पोर्शन पे एक जगह एक जैसी स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉर्मल रेगुलर वुड, ठीक है। जो रेगुलर वुड होती है उसके अंदर ग्रेन्स होते हैं, रेशे होते हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे इस ग्रेन्स के अंदर मैंने यहाँ पे नट ठोक दिया तो यहाँ से फट जाएगी, तो बोल्ट की स्ट्रेंथ नहीं होती, वो बोल्ट में खींचूंगा वापस निकल जाएगा। लेकिन इसमें पूरा का पूरा जो मटेरियल है पूरा कंसिस्टेंट है, पूरे के पूरे पैनल में कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, देयर आर नो सरप्राइजेस। इफ यू आर यूजिंग 1000 पैनल्स यू डोंट नीड टू टेस्ट अ सिंगल पैनल। वुड में अगर आप 3 भी यूज कर रहे हो तो तीनों को आपको 10 बार चेक करना पड़ेगा, बजा बजा के। कारपेंटर हमेशा ही करते हैं, कभी भी फर्नीचर बनाओगे, लकड़ी लेने जाओगे आप भी, हाँ, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे रेशे हैं, कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ से क्या कहीं की आइज बनी होती है, वो सब चीजें होती है। तो एक तो कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, पूरे के पूरे पोर्शन में। एक बोल्ट स्ट्रेंथ करके एक चीज होती है, वो भी एमडीएफ की ज्यादा होती है। बोल्ट का मतलब है कि अगर मान लो आपने एक वुड के अंदर एक नॉर्मल बोल्ट, उसे स्क्रू जो होता है वो आपने स्क्रू कर दिया, और एमडीएफ के अंदर नॉर्मल बोल्ट स्क्रू कर दिया, अब दोनों को आप खींच रहे हो तो कौन से में ज्यादा प्रेशर लगेगा? एमडीएफ में ज्यादा प्रेशर लगेगा, बिकॉज इट्स मोर डेंस एंड मोर कंसिस्टेंट, ठीक है। वुड के अंदर वो डेंसिटी भी कम होती है और थोड़ा सा पोरस ज्यादा होता है, तो वो उसकी बोल्ट स्ट्रेंथ कम होती है। तो स्ट्रेंथ वाइज ज्यादा डेंस होता है, ठीक ठाक अच्छी स्ट्रेंथ दे देता है ये, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है कि इसका सरफेस बड़ा स्मूथ होता है, तो पेंट वगैरह करने में इसके ऊपर बहुत आसानी होती है। अगर आपको एमडीएफ के ऊपर पेंट करना है और वुड के ऊपर पेंट करना है, वुड के ऊपर पहले तो आपने देखा होगा कि पेंट होता ही नहीं है, ज्यादातर पॉलिश होती है। मैं प्लाई के ऊपर आऊंगा, प्लाई इज अ डिफरेंट मटेरियल। प्लाई मतलब वुड के बहुत सारे वेरिएंट है, मतलब वुड को आप रॉ फॉर्म में यूज करते हो, शीट की तरह से काट करके या लकड़ों की अलग अलग डंडों की जैसे काट करके। फिर एक प्लाई इंडस्ट्री है जिसमें आप क्या करते हो कि आपको वुड चाहिए थी, ठीक है, अब मैं पूरी वुड यूज करता, जैसे आपको एक टेबल का टॉप बनाना है, उसमें अगर आप पूरी वुड यूज करोगे तो यार काफी सारा मटेरियल लग जाएगा, राइट। एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, आपको स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए नहीं, तो आप यू टर्न टू प्लाई बोर्ड्स। प्लाई बोर्ड क्या करते हैं कि कम मटेरियल में आपका सेम काम करके दे देते हैं। वुड जितनी स्ट्रेंथ नहीं होती लेकिन अपीयरेंस कंसिस्टेंट होती है और सब कुछ होता है। प्लाई के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो सॉफ्ट वुड होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े और दो शीट्स के बीच में होते हैं। एक तरह से एमडीएफ टाइप की शीट होती है, वो अलग ट्रीटमेंट से बनती है। दो पतली पतली एमडीएफ टाइप की शीट ली, उनके बीच में छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े डालते हैं, ठीक है, दैट्स प्लाई। आप प्लाई को देखोगे समझ जाओगे, वो पूरा का पूरा वुड से बनता है, वुड फॉर्मेशन ही होता है उसके। प्लाई को प्रोबेबली मैंने इंक्लूड नहीं किया इसमें, कर लेना चाहिए था, बाद में कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। हाँ, ठीक है। तो इसकी ये दो एडवांटेज है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, साइज शेप कंसिस्टेंट होता है, और इसको अगर आपको एमडीएफ की दो पीसेस को ज्वाइन करना है, राइट, तो ये एमडीएफ बहुत अच्छा मटेरियल है। उस तरह से पेंट भी अच्छे से लेता है, पेंट भी आप करोगे तो मतलब कंसिस्टेंट आपको अपीयरेंस मिलेगी, बढ़िया अपीयरेंस मिलेगी। एमडीएफ पेंट किया हुआ काफी सुंदर लगता है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मॉइस्चर के कंपैरिजन में आया, जैसे वुड के साथ में क्या होता है, वुड पानी, लकड़ी अगर पानी के कंपैरिजन उसमें आती है, कांटेक्ट में आती है तो फूल जाती है लकड़ी, ऐसे एमडीएफ भी फूल जाता है, सारा बैंड बच जाएगा। तो ये मॉइस्चराइज एनवायरनमेंट के अंदर ये एमडीएफ कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। आई थिंक सबको पता भी है, बट फिर भी रिपीटिंग, ये पानी के साथ में अच्छे से कोप अप नहीं कर पाता, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर इंडोर एप्लीकेशन में, ऑल्दो इंडिया के अंदर थोड़ा कुछ ज्यादा देखते नहीं है, बट ट्राई प्रेफर इट इफ इट इज नॉट यूज्ड इन इंडोर एप्लीकेशन, बिकॉज इसके अंदर एक फॉर्मेल्डिहाइड करके केमिकल होता है जो कि कार्सिनोजन होता है, जो मतलब कैंसर का एक रीजन है, जिससे कैंसर हो सकता है। तो ये मटेरियल जो है ये एनवायरनमेंट में रिलीज करता है, ठीक है। तो जैसे सॉल्वेंटिंग होती है, सॉल्वेंटिंग भी फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज करती है एनवायरनमेंट में, इसलिए उसको इंडोर में यूज करते हैं।
वो बहुत ज्यादा ही करके बिकॉज वो सरफेस पे होता है। वो समझ लो कि जितना एक विनाइल जो सोलवेंट प्रिंट एक दिन में करेगी, ये सब हो सकता है उतना 5 साल में करेगा, नहीं करेगा। तो इट्स नॉट, क्योंकि बॉन्डेड होता है तो बहुत कम मात्रा में करता है, और पेंट होने के बाद तो बिल्कुल ही लॉक हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो कर सकते हैं, ठीक है। अब एक दो प्रॉपर्टीज की और बात करते हैं कि एक इसमें एक अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है बिकॉज इसके अंदर 10% ग्लू होता है, राइट। तो जब आप इसको हीट करोगे ना तो ये बेंड हो जाता है, इसको किसी भी कर्वेचर पे आप बेंड कर सकते हो। अगर आपको एक राउंड सर्कल सा बनाना है तो आप एमडीएफ से बना सकते हो। आपको एक स्किल्ड वर्कमैन चाहिए, अगर आप इसको एक गर्म पैनल के ऊपर रख दोगे तो ये प्लास्टिक ही हो जाएगा, लचीला हो जाएगा। तो एक तरह से समझ लो कि आपके पास में ऐसी एडवांटेज है कि आप वुड को किसी भी फॉर्म में कार्व करके वापस से ठंडा करोगे, उसी फॉर्म में जम जाएगा, उसी फॉर्म में। तो इसलिए जैसे C8 का जो हम काम कर रहे हैं उसमें जो कर्व पैनल है वो एमडीएफ में इसलिए बन रहा है कि एमडीएफ में 10% प्लास्टिक है, एंड बिकॉज इट इज कंटेनिंग दैट 10% प्लास्टिक, तो हीट अप करने के बाद में थोड़ा सा इसको बेंड किया जाता है। एमडीएफ कैसा होता है हीट? आप यार हीट एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं, डायरेक्ट हीट तो नहीं करते होंगे, इंफ्रारेड के थ्रू करते होंगे कि कोई पैनल गर्म करके उसके ऊपर रख दिया आपने, या फिर मशीन के थ्रू करते होंगे। एग्जैक्टली मैंने हाँ कोई भी शेप ले लेता है, करेक्ट, ठीक है। फिर ये लास्ट मटेरियल अपना इस सीरीज का कोरियन सॉलिड सरफेस। हाँ तो ये सॉलिड सर एक्सप्लेस का नाम कोरियन इसलिए पड़ा क्योंकि डुपॉन्ट करके आपने कंपनी का नाम सुना होगा कि मतलब वर्ल्ड की ऑलमोस्ट मतलब आई डोंट नो टॉप या नंबर 2 का एक कंपनी होगी जो पेंट और इन सब के सॉल्यूशन बनाते हैं, इंडस्ट्रियल पेंट वगैरह में। तो डुपॉन्ट कंपनी ने 1960 में ये मटेरियल डिस्कवर किया था, ठीक है। इट्स अ प्योरली मैन मेड मटेरियल, ठीक है, सारे के सारे कंपोनेंट इसके मैन मेड मटेरियल है ये, ठीक है। इट मिमिक्स द क्वालिटी ऑफ दीज ग्रेनाइट्स एंड ये जो आपके जो संगमरमर के पत्थर और ये इसका टेक्सचर, अगर आप इसको बजा के देखोगे तो वैसा साउंड करेगा, आप इसको स्क्रैच करके देखोगे तो वैसा फील देगा, इसको छू के देखोगे तो वैसा फील देगा। इट मिमिक्स टोटली इन एवरी वे, इट मिमिक्स दोस क्वालिटी, ठीक है। आपको पता मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल, अगर कोरियन अच्छा कोरियन लगा हो और ग्रेनाइट लगा हो आप बता नहीं पाओगे कि दोनों में से क्या लगा हो, उतना क्लोज हो जाता है, राइट। अब और इसकी सबसे बड़ी एक तो ये है कि उस क्वालिटी मिमिक करता है, भाई चलो मिमिक करता है तो क्या हो गया, वो जब वो एक्चुअली अवेलेबल है तो मिमिक वाला क्यों चाहिए, तो कोई यूज केस नहीं बना। यूज केस क्यों बनता है इसका? एक तो लाइट होता है उससे, ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना लाइट होता है उससे, ठीक है। तो बिल्डिंग का डेड वेट वगैरह कम करता है, बट एनीवे डेड वेट वाली भी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ये जो मटेरियल है ये जनरली डेकोरेटिव पर्पज के लिए होता है, बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है। इसकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज ये है, इसमें लिखा हुआ है इट इज यूज्ड फॉर सीमलेस काउंटर टॉप एप्लीकेशन। सीमलेस काउंटर टॉप एप्लीकेशन का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ये नीचे इमेज दिख रही है ये वाइट, ठीक है। इस इमेज में हमें ये पूरा का पूरा जो ऊपर का सरफेस है ना, ये सारा का सारा सॉलिड सरफेस यूज हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि हम किसी बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं, डीएलएफ में, लोधा ग्रुप किसी बिल्डिंग में, बड़ा सा रिसेप्शन काउंटर बना होता है और उसमें एक भी कट नहीं होता, एंड यू वंडर कि ये साला एक भी कट नहीं, इतना बड़ा मार्बल लेके कहां से, राइट। वो मार्बल नहीं होता, वो सारा सॉलिड सरफेस होता है। तो इस सॉलिड सरफेस ऐसा मटेरियल है कि इसको अगर आप मतलब साथ साथ में लगाते रहोगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होता है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, अगर वो ट्रीटमेंट कर दोगे तो बीच की लाइन नहीं दिखती। अगर मैं ये टेबल सॉलिड सरफेस में बनाता तो यहाँ से वहां तक ये बीच का जॉइंट नहीं रहता, आपको पता नहीं चलता कहाँ पे जॉइंट है, इट वुड लुक लाइक ए वन सिंगल शीट ऑफ मार्बल। और इसकी वजह से ये किचन्स का फेवरेट प्रोडक्ट बन गया, ये किचन्स का, वॉशरूम्स वगैरह का, एंड दिस मटेरियल इज आल्सो कमिंग अप इन अ बिग वे। आप ये मान के चलना अगले 10 से 15 सालों में इन एवरी मतलब एक अच्छे हाउस होल्ड के सब किचन में, बाथरूम में, ऑफिस के काउंटर्स में, रिसेप्शंस में, यू विल सी दिस मटेरियल इन वेरी गुड अमाउंट। तो इसका अभी इसके ऊपर हम बात करते हैं, वही सारी चीज। तो अब इसकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं, ठीक है। ये जो मटेरियल है सॉलिड सरफेस, इसकी एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये थर्मोफॉर्मिंग अलाउ करता है। थर्मोफॉर्मिंग का मतलब क्या है कि इसको आप गर्म कर दोगे तो बिल्कुल लिक्विड सा हो जाएगा, अगर तो आपने बहुत गर्म कर दिया। एक मीडियम टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो प्लास्टिक का होगा, और आप इसको कास्ट कर सकते हो। जैसे एमडीएफ है, एमडीएफ को तो आप खाली बेंड कर सकते हो,
राइट। एमडीएफ को केस में आपने हीट गर्म किया, उसको थोड़ा सा यहाँ से बेंड कर दिया, कर्वेचर दे दिया, ये सारी चीजें अलाउ करता है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि यार आपने एक एमडीएफ है उसको कास्ट करके उसका फ्लावर बना दिया, इसके साथ कर सकते हो आप, इसको किसी भी फॉर्म में कास्ट कर सकते हो। मतलब इट इज पॉसिबल कि अगर आपने एक सॉलिड सरफेस की शीट ले ली बहुत बड़ी सारी और उससे आप अपना बाथटब बना सकते हो, बाथटब बना सकते हो आप, कि उसको अच्छे से हीट अप करके उस शीट को इफ यू प्रेस इट विद हीटेड यू कैन से डाई, तो इट विल फॉर्म, इट विल टेक दैट शेप। इनफैक्ट ये जो बना हुआ है ये उसी मेथड से बना हुआ है, थर्मोकास्टिंग मेथड से बना हुआ, बट दिस इज नॉट द ओनली मेथड टू गिव इट शेप। दूसरे मेथड भी है सिमिलर स्लैब के, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसकी ये अच्छी प्रॉपर्टी है कि थर्मोफॉर्मिंग अलाउ करता है, ठीक है। दूसरा ये वाला पॉइंट कर पहले बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, इट इज अप्लाइड द सेम वे वी अप्लाई स्टोन्स, टाइल्स एंड लैमिनेट्स ऑन सरफेस। इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है कि अगर मैं बोलता हूँ कि जो आपने बिल्डिंग के काउंटर देखे हैं या फिर अच्छी बिल्डिंग्स में आप जाते हो जो रिसेप्शन काउंटर होते हैं जिसमें सीम, जिसमें लाइनिंग नहीं होती, बीच में एज नहीं होती, वो इसको अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं कि आपने जो बनाना है बना लो, ठीक है। लकड़ी से बनाना है, एमडीएफ से बनाना है, आपने पूरा बना लिया। टिपिकली एमडीएफ से बनाओगे आप अंदर के काउंटर अगर आप बना रहे हो, टिपिकली लकड़ी प्रेफर नहीं करते, एमडीएफ ही प्रेफर करते हैं। आपने पूरा का पूरा अपना स्ट्रक्चर बना लिया एमडीएफ से, ठीक है। फिर जो बाहर बाहर का वाला जो पोर्शन है ना, वहां पे आप ये सॉलिड सरफेस लगा, तो जिस तरह से हम ये लेमिनेट लगाते हैं, जैसे ये लेमिनेट लगा हुआ है, उस तरह से लगता है। इट्स मतलब सरफेस मटेरियल कि आपने जब सब कुछ बना लिया उसके बाद में लास्ट स्टेज में आके लगेगा ये सब कुछ बनने के बाद। और जैसे एक तरह से स्टिकर के जैसे लगाता है, जैसे पत्थर लगता है, अगर आपको घर में पत्थर लगाना है तो पहले आपने फर्स्ट वर्स प्रिपेयर कर लिया, सब कुछ कर लिया, सारा प्लेन बना लिया, सीमेंट वगैरह बिछा दी उसके अंदर, उसके बाद आप पत्थर लाके लगा देते हो, करेक्ट, ठीक है। तो ये ऐसी सॉलिड सरफेस है। ये ग्राउंड डेफिनेटली फर्स्ट पे यूज नहीं होता, वो भी हम बात करेंगे क्यों नहीं यूज होता, ठीक है। लेकिन अगर काउंटर पे यूज हो रहा है तो आपने पूरा लकड़ी का काउंटर बना दिया। जैसे मान लो ये टेबल पे अगर मेरे को बनानी थी तो मैं पहले ऐसी पूरी टेबल बनाऊंगा लकड़ी की, जैसे बनी हुई एज इट इज, ठीक है। ये टेबल एज इट इज बनेगी, कुछ भी चेंज नहीं आएगा इसमें, खाली जो ऊपर का लैमिनेट यूज किया हुआ ना ये नहीं, ठीक है। इसकी जगह पे कुछ और कितना डिफरेंस होता है। तो एप्लीकेशन इसकी इजी होती है, इतनी डिफिकल्ट होती है लास्ट स्टेज पे होती है। अब एप्लीकेशन होती कैसे है, तो जब भी आप मार्केट में, अब मैं सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ सीमलेसनेस वाला, कि ये कैसे सीमलेसनेस आती है। जब भी आप मार्केट में सॉलिड सरफेस खरीदने जाते हो तो सॉलिड सरफेस के साथ में वो ग्लू देंगे साथ। अब अगर मान लो आप बोलते हो कि ये मेरे को, सबसे पहले आप सॉलिड सरफेस की परचेज कैसे होती है, सबसे पहले आपसे टेक्सचर सेलेक्ट, कि आपने बोला कि मेरे को ये टेक्सचर चाहिए, राइट। आपने एक बार टेक्सचर सेलेक्ट कर लिया तो उसी टेक्सचर का या उसी कलर का ग्लू मिलेगा, ठीक है। जिन भी दो पोर्शन है, जैसे मान लो ये शीट और ये शीट, इनको ज्वाइन करना है तो दोनों शीट को आजू बाजू रखोगे, उन शीट के बीच में आपको ग्लू ड्रॉप करोगे, उसको दोनों को प्रेस करोगे और रब करोगे। तेजी से जब आप रब करोगे तो हीट अप्लाई होगी, हीट अप्लाई होने से सॉलिड सरफेस के दोनों जो साइड के जो एज है ना, ये मेल्ट होकर के ग्लू के साथ मिक्स हो जाएंगे और सारा हीट और प्रेशर, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये समझा कि ये जो मटेरियल है, इससे पता क्या चला कि थोड़ा सा प्लास्टिक की नेचर है इसका, हीट अप्लाई करने पे ये प्लास्टिक नेचर शो करता है, ठीक है। 200 रुपए पर स्क्वायर फीट आता है 5 mm की शीट में, अलग अलग थिकनेस में आता है, अलग अलग टेक्सचर्स में आता है, राइट। चलो अभी एक क्वेश्चन पूछते हैं अपन, काफी देर पूछा नहीं, चॉकलेट क्वेश्चन है अपना, या एक बार के लिए मैं म्यूट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन है कि जो सॉलिड सरफेस की हमने बात की, ठीक है। आप अनम्यूट कर लेना पुनीत, तो जो ताकि जो पहले जिसको आइडिया है उसको डिसएडवांटेज ना हो। तो जो सॉलिड सरफेस मटेरियल है, ये बिल्डिंग के फसाड पे लगाए तो कैसा रहेगा, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और क्यों? ज्यादा लोगों ने शायद अनम्यूट किया है तो इको हो रहा है। हाँ सर, हाँ जी बताओ। हाँ बताओ भाई।
So because it consumes. चलो ठीक है, यहाँ पे गाना प्रियंका ने करेक्ट किया है। कंज्यूम हीट के साथ हमें कुछ लाइट ये तो रही है, कंप्यूटर लगा तुम्हारा। You got the answer, Sakshi, Salman? Sir, because it consumes heat, so we don't use it in the building facades. सुनाई नहीं दिया उसमें, तुम एक साथ आ जाओ, इसमें दूर से बोल रही हो, अब यहाँ बैठो। Sir, because it consumes heat, so we cannot use in the building facade. क्या 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 बोला तुमने? Sir, because it consumes heat. कंज्यूम कंज्यूम का क्या मतलब है? Consume in the sense. कंज्यूम का मतलब इफेक्ट हो जाएगा, bend हो जाएगा। Sir, it can bend due to heat. हाँ, मतलब डिफॉर्म हो जाएगा, हीट से डिफॉर्म हो जाएगा, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। करेक्ट है, चॉकलेट दे दो लड़के को। तो खाली सबने समझे ऐसे चलो आगे बढ़ते हैं। ट्यूबलाइट, अभी हम आगे, अभी देखो, अभी हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने अभी तो वैसे है सेशन मेरा 15-20 मिनट का, अभी 1 घंटे के ब्रेक। हाँ ठीक है, तो बॉबी कुछ क्वेश्चंस अभी पूछेंगे, मैं म्यूट करता हूँ बॉबी, आप ज्वाइन कर लो वहां से। मैं वो व्हाट्सएप कर रहा हूं। हाँ ठीक है, मैं लिख के you can check what is related to field. तो हमने बेसिकली फ्लेक्स विनाइल सनबोर्ड समझ लिए हैं जो प्रिंट के लिए ज्यादा यूज होते हैं। अच्छा, एसीपी एक्रिलिक पे प्रिंट कर सकते हैं क्या? चॉकलेट नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। एसीपी एक्रिलिक के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। किसी भी मटेरियल पे प्रिंट कर सकते हो तुम, इसके ऊपर भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। कब किसी भी, देखो, प्रिंट करना इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल, इट्स ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंटर। अगर आपके पास में ऐसा प्रिंटर है जो कि मतलब ऊपर से प्रिंट करता है और फ्लैट बेड के ऊपर प्रिंट करता है, तो ठीक है, ये सारे फ्लैट बेड मटेरियल है, किसी भी प्रिंट करो, ओरिजिन पे भी प्रिंट करो, जो भी मतलब सरफेस वो भी प्रिंटिंग होती है इसमें, जो है प्रिंट करता है। वो बात करेक्ट है, बट वो तो किसी भी कर चलो अभी स्पेसिफिक एक दो लोगों से पूछते हैं अभी तक जो बात हुई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन प्रियंका से, ठीक है। प्रियंका, अपन ये एसीपी क्यों यूज करना प्रेफर करेंगे बिल्डिंग के फसाड को बनाने के लिए? नहीं, दिस वाज नॉट अ चॉकलेट क्वेश्चन। दिस इज टू सी वेदर यू आर पेइंग अटेंशन। चॉकलेट इज फॉर क्वेश्चन जहां पे यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन। अच्छा, एमडीएफ की फुल फॉर्म बताएंगे किसी को? मीडियम डेंसिटी नो चलो, गुरविंदर, एमडीएफ की फुल फॉर्म पता है? एमडीएफ की फुल फॉर्म Medium density MDF. मीडियम Medium density सर F का अभी मैं बता रही फाइबर बोर्ड सर medium density fiber board. सही है। चॉकलेट नहीं, दिस इज नॉट चॉकलेट क्वेश्चन यार, चॉकलेट क्वेश्चन। अबे तो सब इसी ने खा ली जो क्या है। This is only to check whether you're paying attention. So what? These questions are covered. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
लिस्टेड सम ऑफ द क्वेश्चंस। मैंने थोड़ा लेट लिखना स्टार्ट किया था क्वेश्चन, तो आगे सारी स्लाइड्स में क्वेश्चन है। ठीक है, ट्यूबलाइट्स, ट्यूबलाइट की डेफिनेशन किसी को नीचे है, ठीक है, किसी को चाहिए हो तो उसके अच्छा, तो ट्यूबलाइट में बेसिकली हमको पता ही है, ट्यूबलाइट्स सब लोग देखते हुए आए हैं। अभी रिसेंटली टाइम में ट्यूबलाइट थोड़ी सी चेंज हुई है। पहले से आपने अगर देखा हो, ध्यान दिया हो, तो पहले ट्यूबलाइट के बीच में एक बड़ा सा एक होता था, चोक होता था, राइट? आजकल चोक नहीं रहता, ठीक है। तो बिना विदाउट चोक स्टार्ट होती है, पहले स्टार्ट होती थी, अभी तुरंत स्टार्ट होती है, राइट? तो ट्यूबलाइट्स थोड़ी सी इवॉल्व हो गई हैं अभी, बिकॉज अभी आज के टाइम में एलईडी ट्यूबलाइट्स आ गई हैं, राइट? ये जल्दी स्टार्ट होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, राइट? और ये ट्यूबलाइट्स अलग अलग साइज में आती हैं, 18 से लेकर 48 इंच में। जो घर में यूज करते हैं, जो हाउसिंग रेजिडेंशियल एप्लीकेशन में, तो एक ही साइज यूज होता है, ये 4 फीट वाला, 48 इंच वाला। लेकिन साइनेज इंडस्ट्री में, रिटेल ब्रांडिंग वगैरह में ट्यूबलाइट के अलग अलग साइज काफी यूज होते हैं, छोटे साइज। क्योंकि अगर आपको छोटा जीएसपी बनाना है 2 फीट बाय लेट्स से 10 फीट का, तो उसमें आपके पास में चॉइस है कि आप 2-2 फीट की ट्यूबलाइट लगाना चाहते हो वर्टिकली, या फिर आप 4-4 फीट की हॉरिजॉन्टली लगाना चाहते हो। जब भी ट्यूबलाइट यूज करते हो आप साइनेज के अंदर, तो एक थंब रूल है कि एक ट्यूबलाइट ऑफ 4 फीट लेंथ पर 4 स्क्वायर फीट, इसमें 4 लिखना है, ठीक है। हर एक 4 स्क्वायर फीट में एक ट्यूबलाइट यूज होगी। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, तो अगर मान लो एक साइनेज बना रहे हो आप 12 फीट बाय 4 फीट का, ठीक है, तो उसमें कितनी ट्यूबलाइट यूज होंगी? साक्षी बताओ। हाँ, 12, करेक्ट, एकदम सही आंसर है कि हर 4 स्क्वायर फीट पे एक ट्यूबलाइट यूज होनी है आपकी, 4 फीट की अगर आप लाइट की बात करें। अगर आप 10 फीट बाय लेट्स से 6 फीट का साइनेज बना रहे हो, तो कितनी ट्यूबलाइट यूज होंगी? तानिशा बताओ। 10 फीट बाय 6 फीट का अगर आप कितनी ट्यूबलाइट? मैं नहीं मान रहा है, गलत बात है, ऐसे तो ना करते 10 बाय 4 10 बाय 4 को बोला 40 होगा, पॉसिबल नहीं है। मजा नहीं, नो बताओ 10 बाय 6 नो ना 5 लाइट है, 5 लाइट है, 5 फीट सर 5 यूज होगी, तो उसके साइनेज के अंदर फैब्रिकेशन आएंगे, तब अभी तो मटेरियल कर रहे हैं, विल कवर दिस, उसमें कवर करेंगे अपन फैब्रिकेशन। तो अभी अच्छा, अभी ये चॉकलेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये है कि जो ग्लो साइन बॉक्सेस बनते हैं वो 10 से 8 इंच की थिकनेस में बनते हैं, ठीक है। ये याद रखने की बात है, 10 से 8 इंच की थिकनेस में बनते हैं। अगर पहले तो ऐसा क्यों बनते हैं, क्यों 10 से 8 इंच की थिकनेस क्यों चाहिए होती है, और अगर इसकी जगह पे अगर हम एलईडी मॉड्यूल यूज करेंगे तो क्या वो थिकनेस कम चाहिए होगी? बताओ। क्योंकि अगर 8 से 10 इंच अगर थिकनेस यूज करते हैं तो लाइट उतनी अगर नजदीक रहेगा ना तो पॉइंट्स दिखते हैं, और लाइट जितने दूर रहेगा ना, मतलब जितना दूर बोर्ड रहेगा, सॉरी फ्लेक्स रहेगा ना, तो उतना अच्छा है, क्योंकि लाइट सही से होती है। ट्यूबलाइट के केस में की बात है, तो मैं 30 इंच दूर अच्छी लगेगी, करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? अभी सैयद पता ही होगा शायद, एकदम समझ में यार, बड़ा इको हो रहा है, पता नहीं चल रहा। बंद कर दो।
जी सर। समझ में आया ना ये क्यों 10 इंच में क्यों करते हैं? नहीं सबको पता है मुझे नहीं पता आपने जितना करीब होगी पहुंच जाएगी, क्लोज दिखेगी। अच्छा गाइस, मैं ये पूछ रहा हूँ दिल्ली टीम, मैं ये पूछ रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर समझ में आया ना? जी सर। आ गया ना? डाउट जी सर। लाइट डिस्पर्जन अच्छे से हो जाए इसके लिए 8 से 10 इंच की थिकनेस जरूरी है। अगर कम थिकनेस यूज करेंगे तो साइनस आपका स्पॉटी रह सकता है, उसमें स्पॉट्स रह सकते हैं लाइट। अगर ज्यादा थिकनेस बढ़ा दोगे तो बेसिकली वो डल लगने लगेगा। तो 8 से 10 इंच एक बढ़िया ऑप्टिमम रेंज है जिसमें वो लाइट स्प्रेड भी अच्छे से हो जाती है और स्पॉटीनेस वो भी ब्राइटनेस भी कम बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, ये सब इंटरेस्टिंग पार्ट है एलईडी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ना लाइटिंग के ऊपर एक चीज समझते हैं, इंडस्ट्री समझते हैं। चलो ये चॉकलेट क्वेश्चन है, ये सबके लिए ओपन है। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो एलईडी लाइट होती है, एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन कि व्हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं? जो हमारे नॉर्मल टंगस्टन बल्ब हैं, नॉर्मल बल्ब होते हैं उसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है, हमेशा 50 वाट 100 वाट 200 वाट। एलईडी की जो भी लाइट देखोगे वो तरह से 5 वाट 10 वाट 12 वाट 20 वाट तक क्यों है? नहीं चार नहीं मेरे पास। यूजिंग लेस ठीक है क्या तुम्हारे एलईडीज जो होते हैं ना, एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स 5 to 10 वोल्टेज में चल जाते हैं। नहीं, क्योंकि वो जो एक ये होता है ना सेमीकंडक्टर टाइप, वो कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, करेक्ट रीजन बताओ। करेक्ट रीजन, बिल्कुल स्पॉट ऑन रीजन। अगर करेक्ट रीजन बताए, एक ही करेक्ट रीजन है, बाकी सारी पेरिफेरल। एक ही आंसर, इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर नहीं है। कोई और अटेम्प्ट करेगा? तो यहाँ पे लाइटिंग इंडस्ट्री में ना एक बहुत रेडिकल शिफ्ट हुआ है, एक बहुत बड़ी इनोवेशन हुई है पिछले कुछ सालों में। वो इनोवेशन क्या थी? हम बहुत सालों तक टंगस्टन बल्ब फिलामेंट यूज करते हैं। इनफैक्ट पिछले 10-20 सालों से आप एलईडी देख रहे हो, ठीक है, उससे पहले सब टंगस्टन फिलामेंट यूज करते हैं। टंगस्टन फिलामेंट जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं उसका मैकेनिज्म है हीट मैकेनिज्म। कि आपने एक टंगस्टन का बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, जो भी वो जो कंडक्टर में, हाँ, जो मेटल है, हाँ, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो उस हाई रेजिस्टेंस की वजह से और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो और भी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, टंगस्टन की ये दो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, वेरी हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग का मतलब ऐसा है जिस पॉइंट के ऊपर कोई भी ठोस चीज गैस बन जाती है। ठीक है, इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उसके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है वो हाई उसकी वजह से गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद में वो पिघलने से पहले वो ब्राइट रेड करके शाइन करने लगता है, राइट, ब्राइट कलर होते हैं। तो हीट से आप लाइट कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, इस कन्वर्जन में बहुत सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में लूज हो जाती है, बहुत सारा ज्यादा एनर्जी लूज हो जाती है। आप दो बल्ब को, टंगस्टन बल्ब को एलईडी बल्ब को सिमिलर टाइम के लिए जलाओ, अब एलईडी बल्ब को फिर भी छुपाओगे 10 मिनट बाद, टंगस्टन बल्ब को नहीं छुपाओगे, राइट, चाहे सिमिलर वोल्टेज के तो भी। ठीक है, लेकिन एलईडीज में क्या होता है कि ये एक जो इनोवेशन हुई है इस लाइट एमिटिंग डायोड्स को, कि एक चीज फिगर आउट की लोगों ने, मतलब ये मैकेनिज्म आई डोंट नो, शायद थोड़ा पहले से पता था लेकिन उसका एप्लीकेशन अभी पिछले 20-25 सालों में आया है, कि इन्होंने ये फिगर आउट किया कि इलेक्ट्रॉन्स, पता होगा सबको, इलेक्ट्रॉन सुना हो सचिन? सुना हो इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, एटम होता है, एटम के अंदर उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं, राइट। तो ये चीज डिस्कवर हुई कि अगर इलेक्ट्रॉन्स अपनी शेल को जंप करता है, इलेक्ट्रॉन एक शेल में घूमते हैं, करेक्ट, अगर इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल में जंप करता है तो एक लाइट एमिट करता है। ठीक है, तो इन लोगों ने जरिया निकाला कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, वैसे मटेरियल कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे, जो एक तो ऐसे होते हैं जो कंडक्टर मटेरियल होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, दे आर फुल कंडक्टर। मैं बताता हूँ किसके बारे में। ठीक है, एक तो कंडक्टर मटेरियल होते हैं, ठीक है, एक नॉन कंडक्टर मटेरियल होते हैं, इंसुलेटर जो होते हैं, रबर होते हैं, सेमीकंडक्टर इनके बीच में होते हैं। ठीक है, अब ये नेचुरल एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर, इट्स अ नेचुरल अकरिंग एलिमेंट बट इट्स अ सेमीकंडक्टर। ये मैन मोड भी
मैन मेड होता है। सेलेनियम करके एक कंपाउंड होता है, वो भी सेमीकंडक्टर होता है लेकिन मैन मेड होता है। अब सेमीकंडक्टर्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि जब आप इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करते हो, ठीक है, तो इनके अंदर चीजें गड़बड़ा सी जाती हैं। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल में इधर उधर जंप मारने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी इनके थ्रू फ्लो होती है तो इलेक्ट्रॉन हाई शेल में जाता है, हाई शेल से लो शेल में जब ड्रॉप मारता है, जब वो ड्रॉप मारता है तो लाइट को थ्रो करता है, ठीक है। मतलब मान लो आपने उसको एक तरह से समझो कि इलेक्ट्रॉन था एक सेल में, उसको आपने एनर्जी देके चार्ज अप कर दिया, वो चार्ज अप होकर ऊपर चला गया, वो एनर्जी लेके बैठा हुआ था, थोड़ी देर तक वो लेके बैठा रहा लेकिन फिर उससे ज्यादा देर हजम नहीं हुई, फिर वो वापस से उसने आपको अपने सेल में आना था, नीचे ड्रॉप करना था। जब वो नीचे सेल में आया तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी ना उसके पास में, वो फोटोन की फॉर्म में कन्वर्ट होकर लाइट की जैसे निकल गई, ठीक है। तो इस प्रोसेस में लाइट की वेस्टेज बहुत कम हो जाती है, ड्रास्टिकली कम हो जाती है जो एनर्जी की वेस्टेज। इस वजह से एलईडी लाइट्स आर वेरी मच एफिशिएंट देन नॉर्मल हमारा जो हीट वाली जो तरीका था। और अभी जिस तरह से हो गया, अभी टंगस्टन लाइटिंग तो बहुत ही रेयर हो गया। आप कोई भी लाइट देख लो, फ्लड लाइट देख लो, घरों की लाइट देख लो, एवरीथिंग इज एलईडी बिकॉज़ नोबडी इज स्टूपिड, राइट। और आगे जाकर के अभी एलईडी रहने वाला है जब तक कुछ नया इन्फॉर्मेशन नहीं होता। तो दिस इज द रीजन कि, और आप थोड़ा पढ़ भी सकते हो उसके ऊपर, लाइट एमिटिंग डायोड्स को। ट्यूबलाइट और एलईडी में क्या ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट में यार एक गैस होती है, मेरे को एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता उसकी गैस। हमारा डिफरेंस ट्यूबलाइट और एलईडी में था। ट्यूबलाइट और एलईडी में नॉर्मल ट्रेडिशनल बल्ब टंगस्टन की, हाँ टंगस्टन फिलामेंट और एलईडी के ऊपर मैं बता रहा था, ठीक है। अभी जब आप एलईडी मॉड्यूल को, सबसे पहले तो लेफ्ट साइड में हम देखते हैं, ये जो एलईडी मॉड्यूल की फोटो है, आपने सब लोगों ने एलईडी मॉड्यूल्स देखे हुए हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हो एलईडी मॉड्यूल के कुछ कुछ कंपोनेंट्स देखो कि ये बीच में एक एलईडी डाई होती है, ठीक है। इसको आपने इलेक्ट्रिकल सर्किटिंग से कनेक्ट किया हुआ है, किसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई तो जलेगा, राइट, सीधा सा फंडा है। फिर ये जल के निकलेगा तो कुछ एनर्जी तो सीधा निकल जाएगी सामने से, तो सीधी सामने निकलेगी तो उसके लिए आगे एक लेंस लगा दिया जाता है, ठीक है। ये जो आपको ऊपर व्हाइट व्हाइट दिख रहा है इस इमेज में, करेक्ट इमेज में, ये लेंस है, उस लेंस ताकि उसको लाइट को स्प्रेड कर दे, स्कैटर करके सारे एंगल में जाए, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर होता है ये रिफ्लेक्टर कोटिंग, जो अंदर वाला पोर्शन होता है जहां पे लेंस नहीं लगा वहां पे रिफ्लेक्टर कोटिंग, ताकि वेस्टेज ना हो, जो भी लाइट टकरा रही है वो सारी की सारी बाहर निकल जाए, राइट। तो ये सारे इसके कंपोनेंट होते हैं। जो पिछले वाली स्लाइड में जो क्वेश्चन था अपना कि इफ will the thickness vary if LED modules are used instead of tube lights, वो इसलिए वेरी करती है बिकॉज LED modules में ऑलरेडी एक ये होता है, लेंस होता है जो कि स्कैटर करता है लाइट को, तो कम थिकनेस में भी आपको बेसिकली ज्यादा डिस्पर्जन मिलता है लाइट का, ठीक है। जब आप LED मॉड्यूल खरीदने जाते हो तो आपको कुछ कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या चीजें उसमें देखनी चाहिए। सबसे पहला पोर्शन है IP रेटिंग, ठीक है। IP रेटिंग की फुल फॉर्म होती है इंग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग। ये एक तरह से एक, जैसे बहुत सारे क्वालिटी मैकेनिज्म होते हैं ना, ISO फलाना ढिमकाना, राइट, तो ऐसे IP रेटिंग एक मैकेनिज्म है जो कि ये डील करता है जो अंदर के, जो कोई भी मशीनरी के जो अंदर के कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल केसिंग वगैरह है, उनका जो एनक्लोजर है, एनक्लोजर अंदर के कंपोनेंट को कितना प्रोटेक्ट कर रहा है। और इसकी सीरीज होती है IP1, IP2, IP3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। IP1 सीरीज होती है, उसमें ऐसा होगा कि मशीन का ऐसा है कि तुम अगर पूरे खुद से नहीं घुस पाओगे, लेकिन अगर फेंक के ये फोन डालोगे तो अंदर चला जाएगा, अंदर के इक्विपमेंट साफ साफ दिख जाएंगे तुम्हें, कि जो बेसिकली एक तरह से कहीं कहीं पे कुछ कुछ बना रखा होगा लेकिन अंदर का पूरा जो मैकेनिज्म है पूरा का पूरा दिख रहा होगा। फिर ऐसे IP2, 3, 4, 5, आई थिंक हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं ये IP7 सीरीज में आते हैं, 7 या IP8 सीरीज में आते हैं, बिकॉज वाटर की इतनी अच्छी प्रोटेक्शन आजकल दे रहे हैं कि डस्ट तो घुसती नहीं है, वाटर बिल घुसता है कितनी प्रेशर पे डाल दो। और ये higher the number, more protected it is. हाँ, मोर प्रोटेक्टेड। सिंपल फंडा है। अगर IP के आगे दो रेंज होते हैं, पहले जैसे IP65, IP67, IP7, जो पहला नंबर है ना, जैसे IP65 में पहला नंबर बताएगा कि वो कौन सी रेंज में लाई कर रहा है, ठीक है। तो IP65 का मतलब है IP6 रेंज का मटेरियल है, ठीक है, 6 रेंज का इक्विपमेंट है। और 6 रेंज का, हर एक रेंज के टेस्ट डिफाइंड होते हैं कि IP6 रेंज का टेस्ट ये है कि इतने पर्टिकुलर प्रेशर के अंदर उसको आपको बहुत स्ट्रीम ऑफ जेट मारनी है 2 मिनट तक, और उसके बाद में अंदर का मॉइस्चर लेवल चेक करना है, और उसके ऊपर डिफाइन होता है। तो ये टेस्टिंग जो इक्विपमेंट ने पास किया है वो IP6 सीरीज के ऊपर जाएगा, और इस टेस्टिंग से डिफाइन भी होगा कि बाहर पड़ा रहेगा तो उसके अंदर मॉइस्चर सीपिंग नहीं होगा।
ऐसे IP7 के टेस्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, IP8 के टेस्ट और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। तो जितना जितना IP लेवल में आप ऊपर जाते रहोगे उतना टेस्ट आपके स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। नॉर्मली अच्छी एलईडीज आपको खरीदनी है तो IP65 एंड अबव कुछ भी लें, ठीक है। IP65 इज मार्केट स्टैंडर्ड, जिससे वाटर प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिससे आप इजीली बोल सकते हो कि 3 साल तक ये एलईडी अगर बाहर रहेगी तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होगी, पानी नहीं, ठीक है। IP65 से ऊपर आप कोई भी ले सकते हो। एंड दिस IP नंबर इज रेलेवेंट फॉर एवरीथिंग, एवरी प्रोडक्ट, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, एवरी गैजेट की यूज, ठीक है। दूसरा होता है लेंस। लेंस हमने बता ही दिया, लेंस के ऊपर डिस्पर्जन एंगल डिफाइन होगा। और तीसरा हो गया पावर कंट्रोलर। पावर कंट्रोलर बेसिकली एक अलग से डिवाइसेस होती है जो एलईडी मॉड्यूल्स के साथ में आती है, जो कि पावर का फ्लक्चुएशन मॉड्यूल को खराब ना कर दे, उसको बचाती है, ठीक है। तो इसका बस थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप ये समझ, एक तरह से समझ लो छोटा स्टेबलाइजर है, ठीक है। जब भी किसी भी आप साइनेज में लाइटिंग लगा रहे हो, आप 300 लाइट्स लगा रहे हो, राइट, महंगी होती है लाइट्स, एक मॉड्यूल सब 50 रुपए का आ रहा है। अगर अच्छा मॉड्यूल आप ले रहे हो, 300 लाइट डाल रहे हो, 15,000 की अपनी लाइट डाल दी। अगर आप 15,000 की कोई चीज लगा रहे हो तो आप उसके लिए स्टेबलाइजर लगाओगे ना, जैसे पहले भी लोग लगाते थे। तो अभी तो जैसे अगर आप फ्रिज खरीदते हो तो फ्रिज के अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर आता है, एसी के अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर आता है, एलईडी मॉड्यूल के अंदर कोई स्टेबलाइजर तो आता नहीं। तो ये हमेशा जब भी एलईडी मॉड्यूल्स लगते हैं इसके पावर कंट्रोलर के साथ में लगती है, और वो भी मतलब आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए उसका भी। अगर आप IP65 है आपका, मान लो एलईडी लाइट, आपने पावर कंट्रोलर ले लिया IP5 सीरीज का, तो कोई पॉइंट नहीं हुआ ना। पहले तो आपका पावर कंट्रोलर उड़ेगा, फिर सारी आपकी एलईडी उड़ जाएगी, राइट। तो दोनों चीजों में ध्यान देना है, इट्स फॉर एवरी इक्विपमेंट। तो आप अगर आप एलईडी लगा रहे हो तो आपका एलईडी भी और आपका पावर कंट्रोलर भी दोनों के दोनों IP65 सीरीज से ऊपर होने चाहिए। हाँ आती है ना स्ट्रिप लाइट। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होती है केल्विन। केल्विन का मतलब है कलर टेम्परेचर। आपने देखा होगा जब भी आप एलईडी खरीदते हो तो उसके साथ में ये भी बोलते हैं कि कितने केल्विन की एलईडी मॉड्यूल है, ठीक है। वो 2000 से स्टार्ट हो जाती है और 8000 10,000 केल्विन तक जाती है। जितना हाई केल्विन उतनी ब्राइट लाइट, ठीक है। ये करीबन जो 4 से लेके जो 7000 की रेंज का केल्विन होता है, इसमें व्हाइट लाइट मिलती है। 4000 से लेके कम रेंज में येलो लाइट मिलती है, ठीक है। जो केल्विन उसके ऊपर कलर टेम्परेचर मेंशन रहता है हर एक एलईडी के ऊपर। तो 4000 से लेके अगर 1000 के बीच में केल्विन रहेगा तो आपको वार्म लाइट मिलेगी, ठीक है, जो कि थोड़ी सी येलोइश लाइट, जो कि शायद आप अपने बेडरूम में लगा सकते हो, किचन में लगा सकते हो, या फिर रिटेल एप्लीकेशन में भी काम किया है। फिर अगर आप देखोगे 3 से लेके 5000 टाइप की रेंज में थोड़ी सी वार्म रहती है, थोड़ी सी येलोइश रहती है, और इतनी ज्यादा वैसे नहीं होती कि आंखों को चुभने वाली नहीं होती। कलर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि जब भी आप मॉड्यूल खरीदते हो उसके ऊपर लिखा रहता है कितने केल्विन का है। 1000 से लेकर के करीबन 10,000 केल्विन तक उसकी रेंज रहती है, 12,000 केल्विन तक भी चला जाता है कभी कभी, बट दैट्स अ टिपिकल रेंज। अगर केल्विन रेंज उसकी देखो, ये इमेज लाइट देखो, अगर 3000 से कम है उसकी केल्विन रेंज तो येलो लाइट देगा वो एलईडी। अगर 3000 से 5000 के बीच में तो येलो और व्हाइट के बीच में कोई लाइट देगा, लेकिन वो लाइट थोड़ी सी सूदिंग रहेगी आंखों में। तो अगर आपको इंडोर साइनेज लगाना है, ठीक है, इंडोर साइनेज लगाना है, तो कभी भी 5000 या 6000 से ऊपर की केल्विन का एलईडी मत यूज करो। नेवर यूज मोर देन 6000 एलईडी केल्विन एलईडी फॉर इंडोर एप्लीकेशन, बिकॉज वो ना आंखों को चुभेगा लोगों की, मतलब वहां पे रहने वाले लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सारा दिन वो दिखता रहेगा, वो सर दुखता रहेगा, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और उसके बाद में 6000 के बाद में केल्विन के बाद में वो व्हाइट लाइट देता है, और जितना ज्यादा केल्विन उतनी ज्यादा ब्राइट लाइट। जैसे तुमने देखा है कि कुछ जैसे तुम कहीं जा रहे हो तो कुछ साइनेज तो भयंकर चमकते हैं, कुछ थोड़े डल लगते हैं। वो डिपेंड करता है कितने केल्विन की लाइट है। जो अच्छे ब्रांड है, जो अपनी आइडेंटिटी को लेके सीरियस हैं, वो जब भी अपने स्पेसिफिकेशन बताते हैं एलईडी मॉड्यूल के लिए हमेशा मेंशन होगा, ना खाली ब्रांड, आईपी भी मेंशन करेंगे, कितना आईपी नंबर होना चाहिए 65 एंड अबव, और ये भी मेंशन करेंगे कितने केल्विन की लाइट उसका कलर। आईपी नंबर क्या होगा? देखो, आईपी नंबर का मतलब होता है सर इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग। इसका ये चीज डिफाइन करती है कि कोई भी इक्विपमेंट के अंदर के जो कंपोनेंट है ना, उसकी केसिंग उनको कितना प्रोटेक्ट कर रही है। आईपी रेटिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी केसिंग हो रखी है। और ये स्टार्ट होती है IP1 सीरीज होती है, IP1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, 9 या 10 तक सीरीज होती है, ठीक है। तो जो IP रेटिंग का मान लो कोई IP1 सीरीज का अगर प्रोडक्ट है
तो उसका ऐसा होगा खाली कवर कर रखा होगा, अंदर तुम बाहर घुस सकते हो, अंदर का सारी चीजें दिखेंगी। IP34 सीरीज का हो सकता है अच्छे से कवर्ड होगा, लेकिन डस्ट वगैरह उसके ऊपर डालोगे तो उसके अंदर घुस जाएगी, ठीक है। IP6 सीरीज का ऐसा होता है कि वाटरप्रूफ होना चाहिए, तो हम LED जो यूज करते हैं वो IP65 या वो यूज करते हैं, बिकॉज उसका वो डिफाइन करता है कि अगर इससे ज्यादा है तो उसके जो जॉइंट्स वगैरह इतने अच्छे से सील्ड है कि पानी उसके ऊपर गिरा रहेगा, अंदर भी जाएगा, ठीक है। तो वाटर प्रोटेक्शन, डस्ट प्रोटेक्शन, एक्सटर्नल वेदर की प्रोटेक्शन डिफाइन करता है IP नंबर, और 65 एंड अबव हम यूज करते हैं LED मॉड्यूल्स के केस में। अच्छा चलो चॉकलेट क्वेश्चन, आउटडोर साइनेज के लिए कौन सी लाइट, जो पहले बोलेगा उसका है, ठीक है। साने को आउटडोर साइनेज के लिए कौन सी केल्विन रेंज आप प्रेफर करोगे? 5 to 7 ठीक है, इसको Sir, 6,000. Sir, 3,000. Sir, 6,000. 3,000. इजी क्वेश्चन था यार, मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं एक ही लिखा। ये लास्ट स्लाइड है आज की, इसके बाद अपन कंक्लूड करेंगे। तो ये लाइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब लाइटिंग में और भी तरह की लाइट्स होती हैं, जैसे ट्यूब लाइट्स हो गई और ये LED हो गई, ये तो चलो ठीक है, ये तो मोस्ट यूज लाइट्स है। उसके अलावा भी अलग अलग तरह की लाइट्स हैं, और ये ना, ये भी जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव सेट। एक बार किसी आप अच्छी लाइटिंग की दुकान पे जाओगे तो आंखें चौंधी आ जाएंगी, क्या क्या रखा मार्केट में, ठीक है। बट मैकेनिज्म मोर और लेस सेम रहेगा। अगर आपको एक बार लाइट को पहचान करना आ गया, आप कोई भी लाइट देख लो मार्केट में, सब में LED छुपाई होगी कहीं ना कहीं, सब में कहीं ना कहीं वो LED का जो ये दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा सा, ये इसके अंदर जो येलो सा कंपोनेंट, सब में यही होगा, उसके आसपास बस तामझाम बना रखा होगा, सब यही होता है, ठीक है। इनफैक्ट ये भी जो तीनों लाइट है ना, ये भी यही है, सब कुछ यही है। LED इज वन सिंगल मैकेनिज्म। क्या वो सेमीकंडक्टर डाई होती है, कि सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसका वो इंक से टाइप होती है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और फिर वो लाइट छोड़ता है, ठीक है। The more wattage we want, the more such yellow dots are required, right? हाँ, इसका अगर आप, हाँ The light, right? करेक्ट। So in a smaller portion, you cannot have probably higher wattage. यस, आपको जो नीचे का वो मतलब ये सारी चीजें ऐसे इंडिविजुअल डिजाइन होंगे, सारी चीजें एक आप मान लो कि आप फ्लड लाइट डिजाइन कर दो, ठीक है। तो फ्लड लाइट, चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपकी क्वेश्चन स्लाइड में। तो ये 2-3 लाइट्स हो रही हैं, ये और बता देता हूँ मैं। जैसे फोकस लाइट्स हैं, फोकस लाइट भी वही मैकेनिज्म है, पीछे एक LED का मॉड्यूल होगा, वो थोड़ा सा पावरफुल मॉड्यूल होगा देन जो इसमें अपना यूज होता है। उस पावरफुल होने का मतलब क्या है कि उसकी जो सर्किट होगी वो इस तरह से बनी होगी कि वो ज्यादा पावर अपने अंदर से फ्लो करवा पा रहा होगा, और जहां पे एक्सेल में जो सेमीकंडक्टर जो लगा हुआ है, जो सेमीकंडक्टर जो डाई जो इंक जो लगाई हुई है, जो लिट होती है, वो उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी, ज्यादा थिक रहेगी, तो उतना वोल्टेज वो हैंडल कर सके, दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है। बाकी सब कुछ फिर ऐसा आता है कि आपने इसमें जैसे फोकस लाइट में जो सामने का लेंस होता है ना, वो आई थिंक जो कौन सा होता है, कनकेव कॉन्वेक्स लेंस टिपिकली यूज करते हैं। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस टिपिकली यूज हो जाएगा इसमें। कि आपको बेसिकली ये क्यों यूज होता है कि आपने देखा है कि जो भी अच्छे रेस्टोरेंट हैं, किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ, किसी भी अच्छे रिटेल शॉप में चले जाओ, ठीक है, वो चीजें आजकल चलती हैं कि लोगों को आप एक सेंस ऑफ प्राइवेसी दे सको, ठीक है। अभी जिन रेस्टोरेंट्स का एम्बियंस आपको सबसे अच्छा लगेगा, उसका एक कॉमन फीचर आप देखोगे लाइटिंग का, कि पूरा का पूरा रेस्टोरेंट डिम होगा, डार्कनेस होगी, कहीं पे ट्यूबलाइट या ब्राइट लाइट नहीं यूज करी होगी, पूरे पे सिर्फ और सिर्फ फोकस लाइट्स यूज की होगी। दे वांट कि हर एक टेबल के ऊपर लाइट आ जाए, लोग आपस में बात करें, उनको दिख जाए वो लाइट, सेट ना हो, सो दैट कि मेरे साइड में कोई बैठा है उससे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हूं, ठीक है। यू विल गेट योर प्राइवेट स्पेस, जो उसके जो की पोर्शन होंगे, जब बार काउंटर होगा, बाकी वो सारी चीजें उन्होंने लिट कर रखी होंगी, जो लोकेटेबल चीजें, जो देखने वाली चीजें सारी दिख रही होंगी, अननेसेसरी तुम्हें और कुछ भी नहीं दिखना होगा। That's how they upgrade your experience, and that's how they make you focus on certain things. This is the same theory which applies on retail. जो भी अच्छे स्टोर्स हैं, कुछ स्टोर्स ऐसा है कि दे आर जैसे जो मिड मार्केट या फिर मिड टू अपर मिड मार्केट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे शूज के शोरूम हो गए या फिर एपल्स के शोरूम हो गए,
जो कि एक पर्टिकुलर दुकान में जब जा रहे हो उस बंदे ने 400 शूज डिस्प्ले कर रहा है, जैसे नाइकी करता है या फिर स्केचेस करता है, 300-400 वेरिएशन वो अपने दुकान में डिस्प्ले करते हैं। तो ये लोग मतलब नॉर्मल ब्राइट लाइट भी यूज करते हैं और फोकस लाइट भी यूज करते हैं। फोकस लाइट तो मान के चलो हर कोई यूज करता है, उसके साथ साथ में ये लोग ब्राइट लाइट भी यूज करेंगे। लेकिन अगर तुम किसी बिल्कुल ही अपर एंड पे चले जाओगे ना, जैसे तुम चले गए लेट्स से हैकेट लंदन में चले गए, सुपर ड्राई भी इतना चलो करता है थोड़ा, हाँ वो डार्क है लेकिन थीम के बेस पे है। लेकिन जो एक्चुअल में एसेंशियल इफेक्ट है ना कि अगर मान लो तुम एक ऐसे स्टोर में जा रहे हो जो एक हैंडबैग दे रहा है 10,000 रुपए से स्टार्ट है या 20,000 रुपए से स्टार्ट और 5-10 लाख रुपए तक का हैंडबैग दे रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक दीवार के ऊपर 50 हैंडबैग लगे हुए। टिपिकली उसके हैंडबैग के 10 या 5 वेरिएंट होंगे, राइट, जो उस साल लॉन्च हुए होंगे। हर एक हैंडबैग को एक पर्टिकुलर एरिया में डिस्प्ले किया गया होगा, आसपास का एरिया डार्क होगा, फोकस लाइट से 4-5 तरह से उसको लाइट करके लिख दिया होगा, राइट। तो रिटेल फॉर्मेट में अलग अलग तरीके से फोकस लाइट को यूज किया जाता है, ठीक है। टिपिकल एक यूनिट का कॉस्ट 300 से 600 रुपए के बीच में हमें मिलती है। फिर फ्लड लाइट का बिल्कुल फोकस लाइट से उल्टा हिसाब किताब है, ठीक है। पीछे एलईडी वही है, लेंस कन्वेक्स की जगह कनकेव है। इसको ऐसा है कि लाइट को फैलाना है, जितने ज्यादा फैला सको, जितने नजदीकी से फैला सको। जितने भी होर्डिंग्स लगे हुए हैं अपने बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे पे या फिर गुड़गांव दिल्ली हाईवे पे, तो वेस्टर्न एक्सप्रेस पे या फिर गुड़गांव दिल्ली पे, आप देखोगे कुछ तो बैकलाइट है। बैकलाइट को छोड़ दो, उनमें जो ट्यूबलाइट की चीज है, जो फ्रंट लाइट होर्डिंग है, होर्डिंग के साइड में छोटी छोटी ऐसे लाइट्स निकल के लगे होंगे सारी। अब गौर करना कभी भी 15 लाइट ऊपर, 15 साइड में, 15 ऐसे सारी लाइट्स होती हैं। सो ऑल दीज आर फ्लड लाइट्स, ठीक है। हाँ, निकल के ऐसे लगती हैं, ऐसे आता है फिर एंगल के लाइट छोड़ता है, राइट। तो फ्लड लाइट में बेसिकली बहुत हाई पावर इनपुट होता है इनका, 2000 वोल्ट 3000 वोल्ट तक की भी आती है, पर टिपिकली आप 1000 से 2000 वोल्ट तो कॉन्केव की जगह पे मैंने प्लेन ग्लासेस देखे। आपने देखा है? यू देखो ग्लास के फॉर्म में कॉन्केव क्या करता है, कॉन्केव कंसंट्रेट करता है, कॉन्वेक्स कैसे डिस्पर्स करता है, उल्टा होता है। कॉन्वेक्स ऐसे होता है, राइट। अगर उल्टे करते कॉन्वेक्स ऐसे होता है, वो क्या करता है, कोई भी लाइट है उसको उसका एंगल ज्यादा बढ़ा देता है। उल्टा बोल रहे हो, कॉन्वेक्स कंसंट्रेट करता है और कॉन्केव डिस्पर्स करता है लाइट रे बीम को, राइट, ठीक है। हाँ, तो इसलिए इसमें कॉन्केव यूज होगा। और आप ना ऐसे वैभव बोल नहीं सकते, जैसे अभी मेरा ये ग्लास है, ठीक है, इस जबकि मेरा नंबर ज्यादा है, लेकिन यू विल फाइंड इट्स थिकनेस कंसिस्टेंट। आपको देख के नहीं पता चलेगा कि ये कॉन्वेक्स है कॉन्केव है। ग्लास के फॉर्म में अभी जो अपने जो गाड़ी के मिरर होते हैं, ठीक है, जो पीछे के जो मिरर होते हैं, राइट, तो देखने में तो फ्लैट लगते हैं, बट आर दे फ्लैट? They are probably part of a very big curvature, right? हाँ, तो आप छोटे से पोर्शन को देख के नहीं बता सकते। लेकिन सर रिफ्रैक्शन जो होता है ना, if the light is passing directly or straight, then it's flat. If it's refracting at some angle, then it's having some angle of that curvature or something, convex है या concave, ऐसे होता है। फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब अगर प्लेन है तो as it is जाता है, मतलब जो लाइट है वो उसका पाथ फॉलो करता है। अगर कॉन्वेक्स या कॉन्केव रहेगा ना, तो वो एट सम एंगल डेफिनेटली, हाँ, जिसकी उसकी कर्वेचर उसके साथ। इसकी वजह से मैंने बोला कि क्योंकि मैंने देखा है और मेरा एक भाई काम करता है उसमें लाइट स्पेस में, तो वो जो टूटा हुआ लाइट से वो देखा था, मतलब जो। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आपको फ्लड लाइट आप इसलिए यूज करते हो कि आप एक छोटे से पोर्शन को लाइट करना चाहते हो, ठीक है। आप एक साइनेज, आउटडोर साइनेज के ऊपर फ्लड लाइट यूज होते हैं, एवरीबॉडी एग्री, राइट। अब आपको एक लाइट ही लगानी लेट्स से, ठीक है, उस एक लाइट में से आप क्या चाहोगे कि वो एक लाइट एक पर्टिकुलर स्पॉट पे पड़े या फिर साइनेज के ऊपर फैल के गिरे? स्पॉट पे पड़े तो स्पॉटीनेस नहीं हो जाएगा साइनेज में? मतलब कैसे बोल रहा हूं? ओके, ये मान लो आपका होर्डिंग है, ठीक है, यहाँ से आपने एक लाइट लगा दी है, ठीक है, स्पॉट्स पे तो फैलना चाहिए तो आप कॉन्केव लेंस प्रेफर करोगे ना खुद से, राइट। तो हो सकता है कि फ्लैट लेंस बनाए हो कंपनी ने किसी पर्टिकुलर यूज केस के लिए। वो फैलने के लिए सर क्या होता है, आजू बाजू में रिफ्लेक्टर होते हैं, उसके बाजू में जो सिल्वर दिखा है ना, वो रिफ्लेक्टर है, तो वो रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्ट करते हैं आजू बाजू की जो लाइट है ना, अगर ये यहाँ पे पड़ रही है तो दिस इज रिफ्लेक्टिंग एट सम एंगल आउटसाइड। अरे बाबा, रिफ्लेक्टर समझ नहीं रहे, मैं ये मान लूं, ठीक है, ये यहाँ पे लाइट सोर्स है और ये रिफ्लेक्टर है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टर है,
अब इस रिफ्लेक्टर ने रिफ्लेक्ट किया, अगर मेरा जो लेंस का बिहेवियर कंसंट्रेटिंग का होगा, कुछ ने यहाँ पे फेंका, किसी ने यहाँ फेंका, किसी ने यहाँ फेंका, यहाँ तो आई रही है, इधर यहाँ फेंका, ठीक है, ये तो सारा इधर ही करेगा ना, लेंस तो ऐसा ही करेगा ना सब कुछ। रिफ्लेक्टर, अरे रिफ्लेक्टर बोल रहे हो ना कि अगर लेंस तुम्हारा अगर ये होगा, कन्वेक्स लेंस होगा या फ्लैट होगा, तो सीधी जाएगी ना लाइट, रिफ्लेक्ट कितना भी कर लो, लाइट तो सीधी जाएगी ना। जब तक आपका लेंस कनकेव नहीं होगा, तब अगर ये लेंस कनकेव होगा तभी तो रिफ्लेक्शन का जो है तो एम्प्लीफाई हो पाएगा ना। अगर हम जितना फैलाने का है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो रिफ्लेक्टर has a different purpose, lens has a different purpose. When it comes to dispersion of light from a single point light source, जो सबसे ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा वो लेंस करेगा, बाकी एवरीथिंग इज सेकेंडरी, ठीक है। दे मे एड इट टू सर्टेन एक्सटेंट बट द प्राइम पर्पस इज ऑफ द लेंस ओनली। बनाया कि ये सीधी बाहर से ऊपर से टॉप लाइट आ रही है। हाँ, ये इसका ही है, इसके फ्लड लाइट ही है। इसी में अगर हम आगे का ऑप्शन देखिए, इसका जो दिया है स्पॉटलाइट का, ये स्पॉट लग रही है, ये फ्लड लाइट वाली है, ये स्पॉटलाइट है। हाँ करेक्ट, एकदम परफेक्ट, एडेप्टेशन भी अच्छा हो रहा है, ठीक है। फिर रोप लाइट होती है, ठीक है। रोप लाइट कोई एक्सप्लेन कर सकता है कैसे बनती है? चॉकलेट क्वेश्चन है। रोप लाइट एक्सप्लेन कर सकते हो? मतलब देखो मैं थोड़ा सा चलो आधा बता देता हूँ, ठीक है, आधा एक्सप्लेन करना। ये जो एलईडी की जो हमने पीछे जो मॉड्यूल स्टडी किया था उसके ना से ये जो हमने मॉड्यूल स्टडी किया था इसके स्ट्रिप्स आती हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिप्स हैं आपको किसी भी सरफेस पे लगा दो, किसी भी एंगल पे लगा दो, लग जाएंगी, राइट। अब लेकिन जब ये स्ट्रिप्स lit होंगी तो डेफिनेटली पॉइंटेड लाइट सोर्स है, राइट। पॉइंटेड लाइट सोर्स है तो पॉइंटेड लाइट आएगी। तो इन स्ट्रिप्स से ये एलईडी लाइट कैसे बनी, रोप लाइट कैसे बनी, ये है क्वेश्चन। इसके ऊपर कोई ट्रांसल्यूसेंट सर्फेस अगर लगा दे, ओपेक एक्रेलिक है, कैसा है? बताओ बताओ। एक्रेलिक कैसा है कि आपने बताया कि अगर एक्रेलिक पे लाइट जा रही है तो वो फैलती है, तो वैसे ही स्ट्रिप लाइट के ऊपर अगर हमने कुछ जैसा सरफेस लगा दिया सो फैल रही है, ये आधा ठीक है, जो आपने सरफेस लगाया वो फैल जाएगी, लेकिन इतनी सी थिकनेस कैसे फैला दी उसने? सर उस पर कोई कोटिंग होती है किसी मटेरियल की? क्या इसके ऊपर सर, इसके ऊपर किसी मटेरियल की कोटिंग होती है आई थिंक, हेलो, जिसके कारण वो फैलती है। क्या होती है? कोटिंग 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 ये फैलती है। नहीं, जो कोटिंग तो देखो फैलाना इज अ पर्पस ऑफ लेंस, ठीक है। वो लेंस आप कोटिंग की फॉर्म में डालो, किसी भी फॉर्म में डालो, तो जो लेंस तक चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड दिस की ये जो नीचे की जो स्ट्रिप लाइट है ना, जो इसकी जो डाई है, सेमीकंडक्टर डाई है, उसके ऊपर एक छोटा सा लेंस लगाया जिससे फैल जाएगी लाइट, ठीक है। बट आप ये देख रहे हो ये लाइट, रोप लाइट, यार इतनी इसकी ना थिकनेस कितनी कम है। आप विड्थ देखो आपकी, इसकी कितनी कम थिकनेस है इसकी जितनी आपकी ये जो स्ट्रिप लाइट है ना उससे भी कम थिकनेस है इसकी, तो कैसे लगी स्ट्रिप लाइट? इतनी होती है यार स्ट्रिप लाइट की तरह। फोटो में ऐसा कुछ पता चल रहा है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में लिखा हुआ है। क्या है कि रोप लाइटिंग बनाने के लिए क्या करते हैं लोग कि बस सिंपल जगलरी है, बस देयर इज नथिंग, नो साइंस, नो R&D बिहाइंड, सिंपल जगलरी है कि लाइट टिपिकली हम ऐसे लगाते हैं, राइट, ऐसे, ताकि ऊपर की तरफ लाइट दे। इसमें ऐसे लगाते हैं ताकि साइड में लाइट दे, राइट। जब वो साइड में लाइट दे रही है तो डिस्पर्जन अपने आप ही हो गया, सारा डिस्पर्जन। आपको डिस्पर्जन की बस करना नहीं है, बस उसको भर दो इस मटेरियल को किसी भी रबरी मटेरियल से, और साइड से इंसुलेट कर दो, वो सारी लाइट घुस करके आपस में डिस्पर्ज मिक्स होकर के ऊपर से जब निकलेंगे तो कंसिस्टेंट निकलेगी। ये किया हुआ है कि ऐसे हॉरिजॉन्टल लगाने के बजाय, ऐसे स्ट्रिप लगाने के बजाय इसको वर्टिकल लगाया, यहाँ से लाइट निकल रही है, इसको मैंने यहाँ तक ब्लॉक कर दिया और इसको भर दिया मैंने
एक्रिलिक सोड ऑफ मटेरियल से जेल मटेरियल पे। तो जब ये साइड के इस एंगल पे लग रही है, ये लाइट यहाँ लग रही है, तो आपस में मिक्स हो गई, सारी कंसिस्टेंट होगी। और जब ऊपर से जितनी भी निकलेगी, थोड़ी कम निकलेगी डेफिनेटली, उतनी ब्राइटनेस नहीं होती इस लाइट की, लेकिन वो सारी एकदम कंसिस्टेंट होती है और फ्लेक्सिबल होती है। हाँ, फ्लेक्सिबल होती है, इट्स लाइक अ रोप। ठीक है। और इसके अंदर अच्छी चीज ये है कि डेकोरेटिव वगैरह के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आउटडोर में प्रेफर नहीं करोगे कभी भी इसको। क्योंकि आउटडोर में क्यों नहीं प्रेफर करेंगे? क्योंकि इसके अंदर जो यूज होती है वो स्ट्रिप लाइट यूज होती है, और स्ट्रिप लाइट की कोई आईपी रेटिंग नहीं होती। इट्स एज गुड एज आईपी रेटिंग 1, बिकॉज उसका तो पूरा सर्किट ही एक्सपोज्ड होता है, राइट। तो वाटर और उससे रेजिस्ट नहीं कर पाएगी ये, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी कम है, इस पे वारंटी वगैरह भी कम आती है, तो इसलिए इंडोर एप्लीकेशन में और डेकोरेटिव्स के लिए यूज होती है। बट नेवर बिल्ड अ स्पेसिफिकेशन फॉर अ क्लाइंट इन सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, बिकॉज इसकी लाइफ कुछ भी हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकती। अगर 6 महीने 1 साल का यूज केस है, देन यू कैन बिल्ड स्पेसिफिकेशन। अगर किसी का 5 साल या 10 साल का यूज केस है, तो यू शुड नेवर रिकमेंड प्रोडक्ट्स लाइक दीज रोप लाइटिंग। ठीक है। सो अभी आज का इतना ही अपन वाइंड अप करेंगे सेशन। करो ना। हाँ जी सर। हेलो। हाँ हाँ। हेलो।